हमारी आज की क्लास लेसन नंबर 0205 है। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सीखने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। जिस तरीके से कहा जाता है कि आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें, इस तरीके से अगर जो मैंने आपको डे फर्स्ट कहा कि आपने ये इसको प्रॉपर स्टडी कर लेना है, आई होप कि आप इसको करते होंगे और इसका ऑब्जेक्टिव समझते होंगे। इस लेसन को करवाने का मकसद क्या है, ताकि आप समझ लें कि जब आपको इस किस्म का काम समझ आना है या करना है तो फिर आप इसको समझना लाजमी है। आगे हम इसमें सीखते हैं कि इस डिज़ाइन को करने के लिए आपके पास इस किस्म की महारत होनी चाहिए। ये 10 पॉइंट से रिलेटेड होंगे, या अगर जो आपको कुछ चीज़ें कम आती हैं तो आपको ये चीज़ें इसमें कवर कर लेनी। इसमें थोड़ा सा जनरली आप देखेंगे, इसमें आपको कहा गया कि आप इसमें महारत हासिल करेंगे अलाइनमेंट की, रीसाइजिंग की और स्टिच पैरामीटर की, एडजस्टमेंट की और एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग के रिलेटेड। स्टिच पैरामीटर कैसे यूज़ करेंगे, ट्रेवल रन की सेटिंग कैसे करेंगे, स्टिच रिडक्शन कैसे करेंगे और स्टिच डिज़ाइन को ओवरऑल व्यू कैसे करेंगे। यानी कि ये चीज़ें आपको, अगर जो आप जब ये ऑब्जेक्टिव स्टडी कर लेंगे तो आपको समझ आएगा कि अगर जो ये मुतालबात आते हैं क्लाइंट के या आपकी नीड जनरेट होती है तो आपके सवालों के जवाब इस लेसन में मौजूद हैं और आपने इनको इस तरीके से समझना है। अगर जो आपको इनमें से कोई पॉइंट इस ट्रेनिंग में स्किप होता नज़र आ रहा है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये मैं कैसे करूँगा। इसके बाद आपको ये भी कहा गया कि इस पे एक्स्ट्रा फोकस करना है। अलाइनमेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। रीसाइज, अप्लाई अप्रोप्रिएट स्टिच पैरामीटर एंड डिजिटाइज द बॉर्डर। अप्रोप्रिएट स्टिच पैरामीटर का मतलब ये है कि इसमें मफहूम ये होगा कि इस डिज़ाइन से मुताबिकत रखते हुए स्टिच का इस्तेमाल करें। ठीक है, ये हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। इसमें डिफाइन सैटन स्टिच इंक्लूडिंग ऑल इट्स पैरामीटर एंड सेटिंग। सैटन स्टिच में हर सेटिंग अप्लाई करनी है। इसमें सैटन स्टिच मैंने लिखा इसलिए है कि इसमें ये जो लुक इस किस्म की नज़र आ रही है, आपने ये नहीं महसूस करना कि आप ये ततामी है, कंटूर है। इस किस्म की इफेक्ट जब आता है तो आम तौर पर समझा यही जाए कि ये साटन लगा हुआ। अब आपकी मर्जी कोई भी स्टिच लगाने की है, वो प्रैक्टिस के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप किसी क्लाइंट का डिज़ाइन बना रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इसको आप यही समझें कि ये साटन स्टिचेस का इस्तेमाल है। और इसमें ऑलमोस्ट इतना कुछ इसमें आप पढ़ेंगे और आपके माइंड में क्वेश्चन पैदा होंगे। अगर जो मैं कोई चीज़ स्लिप कर रहा हूँ तो आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, मुझे रिमाइंड करवा सकते हैं कि मैंने ये अभी टॉपिक इसी लेसन में हमने कवर करना है। अच्छा, आपने कोई भी असाइनमेंट करनी है, अब आप फोकस कर लें कि रिमेनिंग जितनी भी असाइनमेंट करनी है आपने इसको बड़ा केयरफुली रीड करना है। इसका एक मकसद है, इसमें आप अहाता करते हैं कि हमने क्या क्या सीख लिया और क्या क्या सीखना है, और बहुत सी चीज़ें रिपीटेडली मेंशन हो रही होती हैं, इससे अवॉइड करें। बट आपने ये देखना है कि इसमें नई क्या चीज़ सीखने को मिल रही है, तो वो उन चीज़ों को कवर करेंगे। और अगेन ये दोबारा पढ़ लीजिएगा जब भी आप करें, एक दो बार समझ लीजिएगा। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप तमाम लेसन को करते हुए आप चीज़ें को कवर कर चुके होंगे। आपको आपने इसको रिजॉल्व करना है, इसके ऊपर नोट पैड तैयार कर लें, थोड़ा सा हिंट लिखते रहें, कोई इश्यूज लिखते रहें। जब हम ये डिज़ाइन देखते हैं, जैसे कि मैंने अभी बता रहा था कि इसको हम सबसे पहले रीसाइज करने का फोकस करते हैं। अब रीसाइज करने से पहले अलाइन करना चाहते हैं। अब आप देखें, इसकी अलाइनमेंट डिफरेंट है, इसकी अलाइनमेंट डिफरेंट है और इसकी अलाइनमेंट, ये मुझको ऐसे ऑब्जेक्ट बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आपको ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। मकसद है कि हमने ट्रेनिंग पर्पज से ऐसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए गए हैं, करते हैं जिसमें आपकी मैक्सिमम लर्निंग हो। तो अब आपको मैं बता रहा था कि इनमें तमाम ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ हैं। अगर जो आप इसको अलाइन कर देते हैं किसी भी तरीके से, यहाँ से सपोज मैंने यूं अलाइन कर दिया, या जो सेंटर लाइन लगाकर आपने यूं अलाइन कर दिया, फर्ज करें, आप देखें ये ज़्यादा ख़राब हो गए। अगर जो आप कहेंगे अच्छा ये आ गया तो अब आप इसको करेंगे, तो इसको आप यूं करेंगे तो अब आप महसूस करेंगे कि ये भी ख़राब हो गया। एक को करेंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट डिसअलाइन हो जाएगा। ऐसा इसको कवर करने के लिए इसका यह है कि इसको यूनिट वाइज अलाइन करते हैं। इसको मैनेज कर लेते हैं। कैसे करेंगे? अच्छा, ये अब आप सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं अलाइन। अलाइन करने के लिए वही बात है कि
ड्राइंग, ये इसको ऑन करेंगे और इसको यहाँ से आप क्लिक करेंगे और ये इस पर डबल क्लिक किया और ये पैरामीटर आया जहाँ परफेक्ट आपका ये ऑब्जेक्ट है। इसको चेंज करके मैं इसको थोड़ा सा लाइन अप कर दिया। ये देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अगर जो आप इसका ये पॉइंट और इस पॉइंट को स्ट्रेट करते करते कोई चीज़ मिसमैनेज भी हो रही है तो कोई इशू नहीं है ऐसा। आपने बस एक जनरली इसको सेंटर में करना है। अब ये फिक्स हो गया। अब इसको सीधा करने के चक्कर में मैं डेफिनेट इसको टेढ़ा कर बैठूंगा। तो मैं इसको इससे सेपरेट कर लेता हूँ। कैसे? इसको कंट्रोल डी की कमांड दूंगा, ये डुप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेट करके इसको मैं क्रॉप कर लूंगा। ये ऑब्जेक्ट इसको लाकर मैंने जिसको बाकी की अब ये इसको फाइनलाइज क्रॉप कर लेंगे। अब देखें ये एक सेपरेट ऑब्जेक्ट उसके ऊपर ही है, लेकिन अब इसको हम सेपरेट मूव कर सकते हैं। अब इसको हम ये देखें इसको मूव कर सकते हैं, वो टोटल ऑब्जेक्ट को वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा। अगेन मैं इसको चेक करता हूँ और इसकी अलाइनमेंट को देखता हूँ, ये यहाँ है और इसको मैं सेपरेटली कर सकता हूँ। इस वक्त ये सेपरेट हो गया आपका, ठीक है। ये मैंने काफ़ी हद तक कर दिया। ओके, ये जहां तक भी आप महसूस करें कि अब मुझे निस्बतन बैलेंस लग रहा है तो आपने इसको कर दिया। अब ये दो ऑब्जेक्ट सीधे हो गए, ये भाई का वहीं फिक्स है। अब ये इसको देखूंगा तो ये फिर टेढ़ा है। इसको ये सेंटर यहाँ ला के देखूंगा तो ये फिर डिफरेंट है। आप इसका वर्टिकल अगर जो कोई थोड़ा सा वर्टिकल आपका थोड़ा सा ये हो भी रहा है तो मैं इसको यूं करके देखता हूँ। तो अब ये देखते हैं कि ये अलाइन नहीं है, ये टच हो रहा है, ये ऊपर है। आप इसको वर्टिकल भी लाइन करना है, हॉरिजॉन्टल भी करना है। अब इसको मैं क्या करूंगा, अगर जो इसी को अब छेड़ना शुरू करूंगा तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो एक ये और एक ये अलाइन किए हैं ये भी मिसमैनेज हो जाएंगे। मैं इसको फिर डुप्लीकेट कर लूंगा। ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर लिया और यहां से इस पोर्शन को जिसको आपने फर्दर अलाइन करना था रेक्टेंगल, और ये ऑब्जेक्ट को इसमें अब मेरे से गलती से देखिए कटिंग गलत हो गई, कंट्रोल जी कर ले बेशक। अब फिर मैंने इसको किया, इसको क्रॉप कर लेते हैं, इसको क्रॉप करके रेक्टेंगल ये, और यहां से अब फाइनलाइज क्रॉप ये कर लिया। इसको अब मैंने यहाँ ले आया तो अब देखें, अब बाकी इसको शिफ्ट एस करेंगे तो आप देखेंगे यही पोर्शन है। आप इसको यूं इसको भी अलाइन कर सकते हैं ताकि दूसरा ऑब्जेक्ट आपको तंग ना कर रहा हो। शिफ्ट एस किया मैंने। अब आप सबसे पहले तो वर्टिकल को कर लें। वर्टिकल को करने का तरीका का सिर्फ यही है कि ये आपने ये हल्का सा किया। अब देखें ये तकरीबन काफ़ी हद तक ये किया। अब देखें यहाँ पर एक इशू आ रहा है आपको। अब आप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो डेफिनेट अब आप देखें ये इसको नीचे लाएंगे। हॉरिजॉन्टल करते हैं तो वर्टिकल डिस्प्लेस हो जाता है और वर्टिकल करते हैं तो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। दोनों आपको एट ए टाइम होते हुए फील नहीं हो रहे। आप सारा दिन भी लगे रहेंगे तो आपकी ये अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं होगी। तो इसके लिए आपको पता है कि दो ऑप्शंस होती हैं इसमें, एक तो रोटेट करने की और एक स्क्यू करने की। रोटेट करने में ये अपना फुटिंग को छोड़ देता है। फुट ये है, इसका पाँव यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसको रोटेट करूंगा तो डेफिनेट ये अपना ये नीचे आएगा और वो ऊपर जाएगा। आपस में सीसा की तरह ऊपर और नीचे होंगे डेफिनेट। और लेकिन एक जो स्क्यू की कमांड होती है, स्क्यू की कमांड में आप ऐसे समझ लें जैसे ये मोबाइल खड़ा हुआ है, इसको धकेलते हैं यूं, रोटेट होना होता है, पाँव भी इसके चेंज हो जाते हैं, यूं चेंज हो जाते हैं। तो लेकिन स्क्यू करना क्या होता है? स्क्यू करना ये होता है यूं धकेलना होता है। यूं समझ के दोनों में फर्क। तो इस तरीके से धकेलना, जैसे आप ऑनलाइन वैसे बैठी हुई है तो आपको ऐसे समझ आए कि जो कोई शख्स खड़ा हुआ है तो आप अगर जो उसको कमर से पुश करेंगे तो वो पाँव तो नहीं पुश करेगा ना, पाँव उधर ही रहेंगे और खुद उधर दूसरे झुकना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से इस कमांड को जो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे इसको स्क्यू कहते हैं। आई थिंक सुमेरा आपको समझ आ गई होगी बेटा। अब मैंने स्क्यू कैसे करना है, वो स्क्यू का ऑप्शन ये होती है। इसको मैं देखें आपको पाँव नहीं हिला रहा, देखें आपको ऊपर से चेंज कर रहा है, ये धकेल रहा है, ये देख रहे हैं, ये यूं पुश किया है।
मैंने कहा कि नहीं मुझे तो यहाँ पर मेरी अलाइनमेंट ओके हो जाती, नहीं और थोड़ा सा करना है तो आप यूं थोड़ा सा और कर देते हैं। अब देखें आप ये वर्टिकल भी लाइन हो गए और हॉरिजॉन्टल भी हो गए। ठीक है, अब इसमें दोनों तीनों चीजें हो गई। शिफ्ट एस कर दूंगा। You got me running. Shake it, shake it, shake it, baby. Raise your hands up. Raise them up. अब मुझे इस पूरे डिजाइन में एक ये ऑब्जेक्ट बनाना होता है, एक ये और एक ये रिपीटेड मोटिव नहीं बनाने होते। आप इसको ना करने बैठ जाए। आपने जब भी काम आगे चलाना है, आपने इस तीनों को जो यूनिक है, जो एक ये और एक ये सेपरेटेड, आपने इसको अलाइन कर लेना है। अब आप इसको एक इमेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप यूं करके कंट्रोल जी कर लें, आप फिर इमेज में ले आए इसको। ठीक है, अगर जो आप फर्दर क्रॉप करना चाहते हैं तो इसको मैं यहाँ से भी क्रॉप कर सकता हूँ अगेन। तो आप करना चाहें तो अगेन वो परेशान ना हो जाइए, कंट्रोल यू करूंगा, ये पकड़ा मैंने, हम इसको कंट्रोल जी करके देख रहे थे। इस तरह कमांड क्रॉप बिट मैप नहीं ले रहा, देखें ग्रुप में नहीं लेगा, आपको अनग्रुप करना पड़ेगा। कंट्रोल यू किया, सिंगल ऑब्जेक्ट पकड़ा और बाहर वाला ऑब्जेक्ट है ज़ाहिर है उसको करना है क्रॉप। और अब मैं इस फ्रेम को इस तरीके से सेट कर लेता हूँ, ये इस तरीके से करूँगा। ठीक है, अगर जो जरूरत हो तो आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि वो रीडिंग भी करनी है तो इसलिए मैं उसको क्रॉप नहीं कर रहा। आप ग्रुप जरूर करें। अब ये पहला स्टेप कौन सा था, अलाइन करने का। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, सिंपल है। सिंपल मीन के मैंने एक आपको दोबारा से लाइन अप कर रहा हूँ। अब ये हमारा 2-3-4 दिन के अंदर हम पंचिंग को मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसमें भी आप बहुत, लेकिन उसमें एडिटिंग में हम इसी लेसन पे एडिटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो आप इसमें स्केचिंग भी रिवाइज कर रहे होंगे, पंचिंग भी रिवाइज कर रहे होंगे और एडिटिंग को भी ऐड कर लेंगे। और इंशाल्लाह इस महीने तक कंप्लीशन हो जाती है तो फिर आगे ये नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल होगी, फिर हम रिपीटेडली नए नए डिज़ाइन बनाते रहेंगे और हर असाइनमेंट के ऊपर सारी कमांड इस्तेमाल करते हुए उसके जो नए फीचर भी आएंगे तो उसमें लर्न करते रहेंगे। ट्रेनिंग में पहले प्राइमरी लेवल होता है जिसमें आप सिंपल ऑब्जेक्ट और बेसिक कमांड्स का इस्तेमाल करके हम अपने आप में कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं कि हम अब डिज़ाइन को समझ गए, हम करना शुरू हो जाते हैं। सेकंड लेवल पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और थर्ड लेवल पर एक्स्ट्रा जो हम ट्रेनिंग के दौरान मैक्सिमम कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन बना सकते हैं तो वो बताते हैं। अगर जो हम पहले फेज में ही ऐसे डिज़ाइन शुरू कर दें जिसका आपको बहुत कुछ काम करना पड़े तो आपको मुश्किल हो। अभी हमारा ये प्राइमरी लेवल इस महीने तक इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा इजीली। ठीक है जी, और उसके बाद हमारी ट्रेनिंग चलती रहेगी, उसमें हम एडवांस फीचर, आप बेटा घर पे बैठ के चलना तो मैं आपको एक ये फेवर दूंगा कि आप ऑनलाइन बैठें। अगर जो अदरवाइज मेरी कोशिश होगी फिर क्लास रिकॉर्ड होती है तो आपको स्टेप बाय स्टेप भेजता रहूँगा, आप अपने तौर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, असाइनमेंट करके भेज दीजिएगा अभी। और आई थिंक जो भी मसरूफियत हो उसके मुताबिक मैनेज कर लीजिएगा, ये कोई बात नहीं। अच्छा, ये मैंने अब यहाँ से देखें कि ये आपने ये एक ऑब्जेक्ट थोड़ा सा अभी ये देखें, ये इसकी स्टेट है और ये इसको थोड़ा सा इधर रखा हुआ है। तो आपने लाजमी नहीं है कि इसको भी सही करना है, लेकिन इसको करना चाहें तो ग्रुप में रहते हुए एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना क्या कमांड है आप बताएं। इस वक्त ग्रुप था लेकिन मैंने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, बहुत अफसोस होगा। वैसे ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऐसी नहीं है कि डेली उस क्लास को रिवाइज करवाना है, आपने ग्रुप में रहते हुए एक सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। कैसे करेंगे हैं? हाँ जी, आप बताएं। ये देखिए बेटा, ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप है ना, लेकिन अब इसको इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कैसे करूंगा? आप चलिए, आपका तो जूनियर, आपको कोई आइडिया। ऑल्ट को होल्ड करूंगा, आल्ट को होल्ड करूंगा, आल्ट को होल्ड करते हुए एक सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट है, वो एक ऑब्जेक्ट को रिकाइड जो आपका है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा राइट साइड पे मूव करता हूँ, ये एरो हेड से कर रहा हूँ। अब यहाँ आया हूँ, थोड़ा सा महसूस हुआ कि ये थोड़ा सा टेढ़ा है। अब आपने ये देखें, ये इसके सेंटर में टच हो गया बट ये नहीं टच हुआ। इसके लिए मैं इसको स्क्यू भी कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप स्क्यू करके आप इसको सीधा कर ले।
आप हॉरिजॉन्टल भी देखें इसको, आप देखें हॉरिजॉन्टल भी थोड़ा सा इशू नजर आ रहा है इसको। अब आप पहले एक की सेटिंग कर लेते हैं, हम इसको ये एंकर पॉइंट को इधर रखते हैं और इसको थोड़ा सा एज, अगर जो आपको समझ आ रही है ये एज का डिफरेंस था, ये और ये हाइट है इसकी। कुछ बाज का तो उसकी बनावट भी खराब होती है, लेकिन इसमें वो भी सही हो जाएगी। अब मैंने इसको डाउन करके दोनों को एक जैसा कर लिया और इसको स्क्यू करेंगे, इसको स्क्यू करेंगे और ये धकेलता हुआ मैं यहाँ ले आया। अब देखें ये एजेस भी बैलेंस हो गए और मैंने टॉप को भी सेंटर कर लिया। ठीक है सुमेरा, समझ आ गई बेटा आपको? अच्छा सुमेरा अवेलेबल है आप? जी सर, समझ आ रही है। अच्छा, मैंने कहा शायद कोई इश्यूज आ रहे हैं आपको आवाज के। ठीक है, तो मैं देख रहा होता हूँ कि बंदा सो तो नहीं गया, ऑनलाइन बैठे हुए नजर नहीं आ रहे। नहीं सर, सर अच्छा चलिए। अच्छा, ये आपकी अलाइनमेंट होगी, आपने इसी तरह करनी है। जब आपने कलेक्टिवली सारे कर लिए, अभी ग्रुप कर लिया इनको, अब कलेक्टिवली रीसाइज करूंगा। अब ये नहीं है कि एक एक ऑब्जेक्ट को रीसाइज करूंगा। अभी इसमें मैंने कहा था कि स्टिच, अप्रोप्रिएट स्टिच अप्लाई करने हैं। अप्रोप्रिएट में वैसे इसका मतलब तो मफहूम यह कि एक मुनासिब से, जो कि आप मुनासिब समझते हैं। तो जब हम ये लुक देखते हैं तो लुक से पता चलता है कि इसके अंदर थोड़ा सा लेंथी स्टिच इस्तेमाल किया गया है। अभी आपको आस्ता आस्ता एक्सपीरियंस होगा कि थोड़ा सा बड़ा स्टिच इस्तेमाल किया गया है। बड़ा स्टिच किसको कहते हैं? मैंने आपको स्टैंडर्ड सिखाया, फिल स्टिचेस 4 to 6 होते हैं। आपने स्टिच के साइज, इसको साइजिंग करते वक्त स्टिच को देखेंगे ना, मैंने स्टिच कौन सा लगाना है, तो 4 to 6 करेंगे तो वो 6 mm तक का मैक्सिमम स्टिच होगा। लेकिन ये जो विड्थ है ये ज्यादा है, तो आप ये सोचें कि ये इसको हम 8 भी लगा सकते हैं, 9 भी लगा सकते हैं, 10 भी लगा सकते हैं। मैं 9 पे सेटिंग करके देख लेता हूँ इसको। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ऑटो स्प्लिट भी समझा दूंगा कि अगर जो वैसे तो 9, 10, 11, 12 इसका जितना मर्जी साइज हो आप उसके ऊपर स्टिच लगा सकते हैं। अगर जो उसके अंदर पेनिट्रेशन शो करवाएंगे तो वो स्टिच खुद ब खुद ब्रेक हो जाएगा, ये हम सीखेंगे। अब मैं यहाँ मेजर करता हूँ कि इसकी यहाँ पर अगर जो स्टिच यूज हो तो इसकी लेंथ क्या होगी, ये 3 होगी। यहाँ कह रहा 3 है। और अगर जो कोई बोल्ड पोर्शन भी देख लेता हूँ, सपोज ये देख लेता हूँ, ये देख लेता हूँ, अगर इसको मैं देखता हूँ तो ये कहता है 4 है। लेकिन 4 आप अज्यूम करें कि वाकई आप इसके मुताबिक बना देंगे तो कैसी लुक आएगी। तो मैंने कहा नहीं, 4 तो मुझे सूट नहीं करता, तो मुझे कम अज कम ये आर्म लेंथ से जरा ज्यादा है, ये आर्म लेंथ से जरा ज्यादा होना चाहिए। आर्म लेंथ क्या होती है आपको पता है कि ये आपका 4 to 6 mm का स्टिच लगता है। इस वक्त ये स्टिच आपको बता रहा 4 mm का, इसलिए से ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो 4 mm इतना बड़ा लग रहा है, जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि 8 mm का या 9 mm का, वटेवर जो आपकी नीड है, आपने इस किस्म का लुक देनी है, या कभी हम आगे और भी सोचते हैं, अभी वो भी इसमें कर लेंगे। तो वो मैं इसको करूंगा 8 mm, फर्ज करें 8 mm, और इसको मैं कॉपी करूंगा और इसको मैं कंट्रोल करके पकड़ लूंगा इमेज को, और इसको मैं यहाँ आकर पेस्ट करूंगा और जस्ट एंटर करूंगा। आप देखें सब ऑब्जेक्ट्स कलेक्टिवली ठीक हो गए, और अब ये बताएगा कि अब आपका स्टिच तकरीबन 8 mm अप्लाई हो गया। बेटा समझ आ गई आपको? अब आगे जाकर जैसे जैसे इसका एडवांस वर्जन आएगा उसमें सिर्फ स्टिच मैटर भी नहीं करता। जी सर, इसके बारे में मुझे पूछना था। लास्ट टाइम भी आपने मुझे स्टिचेस कंट्रोल करने का बताया था, लेकिन जब मैं उसको स्टिच का जो साइज है वो चेंज करती हूँ, मेरी जो परसेंटेज है वो चेंज नहीं होती। नहीं, आप यूं देखें, ये पकड़ा मैंने, यहाँ पर आप इसको पकड़ने के बाद इधर साइज देंगे विड्थ में, या लेंथ में पकड़ा है तो लेंथ में, हाइट में पकड़ा है तो हाइट से, यहाँ पर आप नो करेंगे, देखें चेंज होगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरे सेटिंग में ना परसेंटेज नहीं चेंज हो रही थी। मैंने नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। आप एक बार फिर ट्राई कीजिएगा, ऐसे ही देखें। अभी मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ इसको चेंज करना है। इसको चेंज करेंगे तो नहीं होगी, इसको चेंज करेंगे तो नहीं होगी। इस विड्थ को चेंज करना, आपका विड्थ को चेंज करना तो होगी। कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है, सॉफ्टवेयर का एरर भी इसको ऐसे रोकता नहीं है। ओके, आप इसको कर लीजिएगा।
कभी कभी हम क्लाइंट के मशवरे से भी करते हैं स्टिच को सेटिंग। क्लाइंट कहता है कि मुझे ये बॉर्डर बनाना है और इस बॉर्डर की हाइट इतनी रख दें, ये मोटिव यूज करना है, लेकिन इस वक्त हाइट इसकी कितनी है, हम इसको देखते हैं और इसकी हाइट को देखते हैं, तो ये आपको पता चल गया 7 इंच हाइट है। कैसे 7 इंच है, आपको मैंने समझाया कि 1 इंच में 25 mm होते हैं, और अगर जो 172 है तो डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 6.25 आएगी, यानी कि 7 इंचज का 175 mm होता है, 8 इंचज का 200 mm होता है, 6 इंचज का 150 mm होता है, 5 इंच का 125 और 4 इंच का 100 mm होगा। 25 के हिसाब से आप थोड़ा सा कैलकुलेशन रखें अपनी, तो ये तकरीबन 1.75 या 7 आप कंसीडर कर लें। कस्टमर कहता है कि नहीं मुझे 7 नहीं चाहिए, मुझे 6 चाहिए। अब आपने स्टिच को सेंस को खत्म कर देना है। जो मैं लेंथ की बात कर रहा था ना, अब ये ना कहे कि मैंने तो लेंथ वो की हुई है तो ये क्या हो गया, फिर जो भी लेंथ आएगी उसको काबिल कबूल है। उसने हाइट को फोकस किया ना, आप उसकी हाइट को करते हैं उसके मुताबिक। सुमेरा समझ आ रही है? फिर वो कहता है कि मुझे हाइट इतनी चाहिए, आप करते हैं ये ले हाइट मैंने इतनी। अब आपका स्टिच सेट हो रहा है, यानी कि साइजिंग हो रही है हाइट की बेस पर। वो बात की बात है कि आप उसमें देखेंगे कि आप स्टिच कितना लग रहा है, वो अप्रोप्रिएट है भी कि नहीं है। वो क्लाइंट को कहेंगे नहीं नहीं इस तरीके, अब वो कहता है कि इसको 2 इंच साइज कर दे। ऐसा नहीं है कि वो कस्टमर कहे फर्ज करे तो 2 इंच साइज करें, आप पकड़े 2 इंच का करके और इसको बनाना शुरू कर दें। आपने थोड़ा सा अकल को इस्तेमाल भी करना है। अब मैंने वो उसने कहा 6 इंच कर दें, तो मैंने इसको यहां से लिया और ये 6 इंच को आपको देखें, अब मैंने हाइट को ले रहा हूं, हाइट को ले रहा हूं तो हाइट पे लिखूंगा 6 इंच। आपको पता है 152 या 55 होता है, मैं 150 ही करता हूँ जनरली 100। आपको जो ज्यादा कंफ्यूजन एमएम की आ रही है आपको कि मैं कैसे देखूंगा 6 इंच में 150 एमएम होते हैं, ये मेरे लिए तो बहुत मुश्किल बात है। तो फिर फॉर द टाइम बीइंग आप इसको पैरामीटर को चेंज कर दें। पैरामीटर मैंने यूएस कर दिया। अब आपको इंचेस में ये बात करेगा आपसे। अब देखें ये वो कह रहा है 6.71 इंचेस है, तो अब आप इसको 6 में ले आएंगे और 6 में डिफरेंस आता है छोटा सा पॉइंट्स का। कंट्रोल सी किया और किसको इमेज को पकड़ूंगा और यहां आकर पेस्ट किया और एंटर किया, और आप देखें आपको इसने 6 इंचेस में कर दिया। ठीक हो गया। अब आप इसको दोबारा पैरामीटर मैट्रिक में ले आए, तो अब आप मेजरमेंट करके देखेंगे आपको लगेगा 152, जैसे मैं पहले बता रहा था 152 करेंगे, क्योंकि 0.4 ऐड होता है। जो 1 इंच में 25.4 25.40 होता है 1 mm। जो 0.4 होता है ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तकरीबन 5 के बाद ये 2.5 mm बन जाता है। तो आमतौर पर इसको इतना वैल्यू नहीं करते हम, लेकिन हमने वो उसके हिसाब से किया। उसने कैलकुलेट करके बताया कि 6 इंच में 150 के बजाय 152.4 mm होते हैं। ओके, अब आपका ये साइज हो गया। अब आपने ये देखना है कि इसने हमने कस्टमर को तो नहीं पता कि 6 इंच का साइज होने के बाद क्या रिजल्ट आएगा 2 इंच का, वो कस्टमर की तो जुबान हिलनी है बेचारे की। तो आप इसको थोड़ा सा अवेल्युएट करें कि ठीक है चले इसने कहा मुझे 6 का कर दे, तो मैं देखता हूं कि 6 में क्या आएगा। अब आपने देखा तो 8 mm का स्टिच आएगा, दिस इज गुड, ओके, एक्सेप्टेबल है उसकी डिमांड। ठीक है, आप एक दो और स्टिच भी देख लें। ये आप कहीं से छोटा पोर्शन भी देख लें, ऐसा छोटा पोर्शन है कोई नहीं, ये सॉलिड डिजाइन है, फ्लैट डिजाइन है, सॉलिड डिजाइन है। इसका मतलब है कि अब आप इस चक्कर में ना जाएं कि 8.5 क्यों, मैंने तो 9 mm का स्टिच करना था, मैंने तो 7 mm का। आपको उसने अब आपका पैरामीटर उसने इसकी विड्थ को कह दिया हाइट वाइज इसको इतना कर दें, इसका स्टिच जो भी होगा आपने मैनेज कर लेना है। अगर जो आप यहां देखते हैं और वो कहता है इसकी हाइट 7 mm कर दें या 6 mm कर दें, बट स्टिच 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब आप शायद अगर जो वन साइडेड लर्निंग ले रहे हैं तो अब आप कहेंगे मैं ठीक है 6 mm तो 6 इंच कर दिया हाइट, और साथ कस्टमर ने कहा कि 6 इंचेस से ज्यादा लंबा स्टिच नहीं लगना। आप वो अपने छोटी सी लर्निंग जो अभी तक की है उसके मुताबिक इसको जाएंगे और इसको मेजरमेंट करेंगे। वो कहेगा ये तो मुसीबत आ गई इसमें कि कस्टमर कह रहा है हाइट 6 कर दें और स्टिच को भी 6 mm में कर दें, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही है ना, कंफ्यूज हो गए। अब आप कभी ये सोचेंगे अब मैं स्टिच को 6 कर देता हूं,
जब स्टिच 6 करके रीसाइज करेंगे तो हाइट आपकी 4 mm 4 इंच तक चली जाएगी। समझ आ रही बेटा ये बात? सुमेरा आपको भी समझ आ रही है? तो जब आप स्टिच को चेंज करते हुए हाइट को सेट करेंगे तो हाइट छोटी हो जाएगी। अब आप फ्रेम में कहाँ आ गए कि आपने इसकी हाइट को 6 इंच करना है और स्टिच को 6 mm पे लगाना है। इसका मतलब है कि आप हाइट के बाद जो भी स्टिच आ रहा है ठीक है, जो भी इसका पैनल की विड्थ आ रही है, लेकिन इस पैनल को समझ लें। एक छोटा सा एक गाइड करूंगा, इसमें भी आगे चलना है मैंने। सपोज आपको कस्टमर ने ये कहा था कि 6 इंच का कर दें, और बट स्टिच इसमें आपने 6 इंच से बढ़ानी, 6 mm से बड़ा नहीं लगाना। जाहिर आप क्या समझ रहे हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? उसकी जिद है कि आप, लेकिन अब मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मैं सपोज ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, अब एम किया, मेजर किया, तो इसमें कितना mm का स्टिच लग रहा है? 8.5। अब कैसे पॉसिबल है कि इसमें 6 लग जाए? नहीं लगेगा। अब उसका कहने का मकसद, वो कोई डिजाइनर तो नहीं, उसका कहने का मकसद है कि इसमें 6 mm का स्टिच लगाएं। आप इस तरह लगाएंगे जब सेटिंग करेंगे ना बेटा। जब मैंने कहा कि स्टिच की सेटिंग करते हैं तो स्टिच की सेटिंग आपकी क्या होगी? पैरामीटर्स पहले सेट करेंगे स्टिचेस के। स्केच करने के बाद ये सिखाया आपको कि स्टिच के पैरामीटर सेट करेंगे। आप इसमें लगना क्या है? अब लगना इसमें साटन है, यह साटन करेंगे, क्लिक करेंगे। कलर कौन सा लगाना है? कलर मैंने सपोज लगा दिया, ब्राउन कलर लगा दिया या सियान लगा दिया, वट एवर जो भी लगा दिया। आप यहाँ से ये रिदम है डिजाइन बनाने का जो मैं सिखा रहा हूँ। आपने ये कलर सेलेक्ट कर दिया। अब आपने स्टिच के पैरामीटर कौन से सेट करने? राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर बता रहा है स्पेसिंग। ये जो इस किस्म की सॉलिड स्पेसिंग है ना, इसको आप आंखें बंद करके 6 कर दें या 6.5 कर दें। 0.65 6 नहीं होती, 6 का मतलब है पूरे 6 mm, तो पूरे 6 mm तो बड़े हो जाएंगे। तो स्पेसिंग है कि 0.6 यानी कि आधे mm से थोड़ा सा बड़ा, तो 6 या 6.5 कर दिया। इसका ऑटो स्पेसिंग ऑफ कर दें, स्टिच काउंट 1 कर दिया यहाँ पर। लेकिन अगर जो इसको थोड़ा सा इम्पोजिंग लुक चाह रहे हैं, थोड़ा सा गफनेस चाह रहे हैं, इसकी हैंडमेड लुक चाह रहे हैं, तो इसकी काउंट को 2 3 4 3 कर दें आप। लेकिन फ्लैट एम्ब्रॉयडरी में आमतौर पर ये वाले डाट प्यार नहीं किया जाते, 1 ही रखा जाता है। अगर जो कस्टमर कहे कि इसको इम्पोज करें और इसको थोड़ा सा हैंडमेड लुक दें, तो फिर स्टिच को लंबा रखा जाता है और इसको यहाँ के काउंट बढ़ा दिए जाते हैं, तो फिर वो उभरा हुआ हैंडमेड लुक में आ जाएगा। अब जो असल काम है यहाँ पर आएगा ऑटो स्प्लिट। ऑटो स्प्लिट में मैं यहाँ कह दूंगा कि 6 mm का कर दे। इसका मतलब यह है कि मैंने इसको कहा कि फ्रेम वही रखे, लेकिन इसमें आप रहते हुए 6 से बड़ा स्टिच ना लगाए। यानी कि 6 के बाद वो स्टॉप लेगा। स्टॉप का मतलब है कि पेनिट्रेट करेगा और उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन लगाएगा। एरिया सारा फिल होगा, लेकिन 2 स्टेप में फिल करेगा वो। ओके, समझ आ गई? तो ये मैंने 6 कर दिया। और लेंथ, आप इसकी मिनिमम लेंथ आप कोशिश करें कि अगर जो आपके ये कॉर्नर इतने शार्प नहीं है, शार्प ये इस किस्म का कॉर्नर ये शार्प कंसीडर नहीं होगा। शार्प कॉर्नर मैं आपको बताऊं वो होगा कि तकरीबन जो इस तरीके से आपने बनाया होगा, बहुत बारीक डिजाइन, ये शार्प है, ये ऑब्जेक्ट शार्प है। इस किस्म का नहीं है तो आप इसकी बेशक इसमें 1 रख दें, मिनिमम लेंथ 1। अब इसका मतलब है कि 6 mm का स्टिच लगेगा, छोटे से छोटा टांका 1 mm का लगेगा। लेकिन अगर जो मार्केट में लोग हैं इसको 0.8 रखते हैं, लेकिन उनके पास लॉजिक्स नहीं होती। मैं कहता हूं कि अगर जो जेंट्स कुर्तों के डिजाइन होते हैं, आपने देखा वो ज्यादा नफीस और छोटे छोटे मोटिव बने होते हैं, वहां पर आपने ये फार्मूला अप्लाई किया तो वो डिजाइन सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि वहां पर तो मिनिमम लेंथ पे ही काम हो रहा होता है। वहां पर स्पेसिंग 0.4 से ऊपर नहीं यूज की जाती, और जो मिनिमम स्टिच है वो 0.5 0.3 तक ही रखा जाता है। अब आप देखें इस फ्लैट एम्ब्रॉयडरी में मैं कह रहा हूं 1 रख दें। अगर जो यही रूट आप जेंट्स शूटिंग में स्पेशली, या जहां बहुत नफीस बारीक मोटिफ आपने देखे होंगे एम्ब्रॉयडरी के इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें आप ये काम कर लेते हैं तो वो डिजाइन उड़ जाएगा। तो वहां पर आपने उसके सेंस के मुताबिक डिजाइन को मिनिमम रखना है, छोटा स्टिच लगाना है,
तो उसका मिनिमम यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से मिनिमम होगा। अगर जो बहुत नफीस और सोफिस्टिकेटेड डिजाइन है तो आप इसको 0.4 रखेंगे, और यहाँ पर जो आपकी सेटिंग है पॉइंट लेंथ के हिसाब से, लेंथ आपकी 3 या 4 होगी, सपोज 3 या सपोज ये होगी। अब कहेंगे सर ये 3 आपने तो नहीं कहा, आपने तो कहा कि स्टिच जो फिल स्टिच होता है उसकी लेंथ होती है 4 to 6। मैं आपको बुटीक डिजाइनिंग सिखा रहा हूँ, और बुटीक डिजाइन में अगर जो बहुत सोफिस्टिकेटेड मोटिफ आ गया है, बहुत नफीस छोटा मोटिफ आ गया है, जो अभी मैं रेफरेंस दे रहा हूँ जेंट्स कुर्ताज वगैरह में देखें, वो बहुत बारीक डिजाइन बना होता है। बच्चों के कुछ एक्सक्लूसिव डिजाइन आते हैं, वो भी बहुत बारीक बनाए होते हैं उन्होंने। तो आप उसमें फिर उसके मुताबिक इसको 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं रखें। तो फिर भी आप इसकी मिनिमम स्टिच आप 0.4 रखेंगे, यानी कि आधे mm से छोटा स्टिच लगा लेगा वो। आपको पता है कि वो वाले डिजाइन आम सादा मशीनों पे सही तरीके से क्वालिटी भी नहीं देते, क्योंकि मैंने तो आपको कहा है कि 1 mm से छोटा जाएगा तो ब्रेकिंग की तरफ चलता रहेगा। तो आप इस किस्म का स्टिच ऐसी आम जो चाइना की मशीनें, जो फ्लैट एम्ब्रॉयडरी की मशीनें चल रही हैं, उसके ऊपर अगर जो न्यू मशीन और बहुत वेल मेंटेन्ड होगी तो वो आउटपुट देगी, अदरवाइज वो गड़बड़ करेगी, वो नफासत नहीं देगी इतनी। इसके लिए या जबरदस्त न्यू मॉडल होना चाहिए, या वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, या एक वो जापानीज मशीन होती हैं तजीमा की, या बारोदान, स्पेशली बारोदान की आउटपुट। बारोदान और इसमें फर्क तकरीबन, वो अगर जो एक 70-80 लाख की है तो वो 5 करोड़ रुपए की है। तो आप उसके ऊपर जब ये प्रोडक्शन करेंगे तो इस किस्म का स्टिच हैप्पीली वो रन करेगा। लेकिन अगर जो ये लोकल चाइना की मशीन और 10 साल पुरानी मशीन लगाएंगे तो वो तो आपका कपड़ा जाया करके आपको दे देगा, सुबह में जान लें जी हो गया। फिर आप कहेंगे कि मैंने तो ये क्वालिटी, इसका मतलब है कि मशीन के फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। अब क्लाइंट ने कहा कि मेरा 6 mm से बड़ा स्टिच नहीं होना, और आपने देख लिया कि ऑब्जेक्टिव तगड़ा मोटा है, तो आप 1 कर दें या 0.8 कर दें। अब आपको ये लेसन गाइड करने का मतलब ये था, ये तो मैंने पहले भी गाइड किया, इसमें मैंने आपको रोकने की कोशिश की है कि स्टिच को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना। अब आपका यहाँ ये नहीं है कि अब आपका स्टिच, आपने कहा कि ये ऑब्जेक्ट मैंने बड़ा कर दिया, अब 6 mm लग ही नहीं सकता। भाई 6 mm लग सकता है, इससे डबल भी लग जाएगा, 6 mm का स्टिच लग जाएगा। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये यहाँ पेनिट्रेशन का, इसको मैंने फिल किया। आप बताएं इसको किस अब मैंने स्टिच सेट कर दिया, सपोज मैंने ये देखें पैरामीटर सेट करके, अगर जो सेव की कमांड दे दें तो आने वाले वक्त में भी यही अप्लाई हो जाएगा। इस सेटिंग को क्या कहते हैं, अभी तक सेटिंग क्या कहलाएगी, ये जो मैंने इस डिजाइन के ऊपर की है, करंट डिजाइन सेटिंग। अगर जो ये मैं सेव कर दूंगा तो फिर कौन सी सेटिंग हो जाएगी, वो डिफॉल्ट सेटिंग। तो मैं डिफॉल्ट सेटिंग का मतलब ये होगा कि आने वाले सारे डिजाइन इसके मुताबिक बने। अगर जो आपका ये कंसर्न नहीं है तो आप इसको यहीं पर रोक देंगे, सेव नहीं करेंगे। अब इस डिजाइन तक आपका लिंक यही रहा था, ये सेटिंग काम करेगी। अब मैंने आगे नहीं किया, इसको बनाएंगे किससे, आपने अब स्टिच लगाने के बाद आपने कुछ, अगर अभी जितनी चीजें सीखी हैं, अभी इसके स्टिच के इफेक्ट भी सेट करने हैं, स्टिच इफेक्ट्स भी सेट करने हैं। तो वो कहां से आएंगे, वो टूल बार में स्टिच इफेक्ट में, इसकी कॉस्मेटिक्स। जब हमने स्टिच सिलेक्ट कर लिया, ये सेटिंग कर ली, ये स्टिच की फिलिंग का एक सेटिंग ये आएगी, सबसे पहली अंडरले की। अब आपने ये चीज स्किप नहीं करनी, जहां तक मैं ले आया हूं आपने हर डिजाइन को बनाते वक्त यही पैरामीटर यूज करने। आपने इसको डेफिनेट अभी ऑफ करना है। जब भी आप फ्लैट एम्ब्रॉयडरी करते हैं या बुटीक एम्ब्रॉयडरी करते हैं, उसमें अंडरले नहीं लगती। कोई स्पेशल केस हो तो उसमें आप लगा सकते हैं। जब अंडरले को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अंडरले कब लगानी है या कब नहीं लगानी। लेकिन अभी तक मैंने आपको कहा कि इसको ऑफ कर देनी है। ये देखें, ये ऑफ, ये ऑन होगी, ये ऑरेंज शेड दे रही है, ये ऑफ ऑन होगी, और ये मैं इस वक्त ऑफ कर दूंगा। अब ऑफ करने के बाद ये पुल कंपनसेशन है। पुल कंपनसेशन आप राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये सेटिंग आ गई। तो ये मेरी सेटिंग 0.4 है, आपकी सेटिंग 0.1 होगी, बाय डिफॉल्ट 1 होती है। तो आप इसको फिलहाल यही सीखें कि इसको 0.4 कर देनी है बुटीक एम्ब्रॉयडरी में। ठीक हो गया, बुटीक एम्ब्रॉयडरी में 0.4 कर देनी है। ऑटो जंप को ऑफ रखना है। ये देखें ऑफ है मेरा ऑटो, ये ऑन है, ये ऑफ है, और ये इसको ये शेड आएगा तो ऑन हो जाएगा। तो आपने इसको ऑफ रखना है। स्टिच शॉर्टनिंग लास्ट टाइम मैंने बताया था, कॉम्प्लेक्स मोटिव पे आ जाती है, ब्रेकिंग का कॉज करती है। स्टिच शॉर्टनिंग को ऑन रखना है। स्टिच शॉर्ट, अभी हम इफेक्ट की जब सेटिंग करें ना, एक ही दिन में सारी कर लेंगे, अगली क्लास हम इस पे कर लेंगे ताकि ये भी चीजें क्लियर हो जाए।
स्टिच शॉर्टनिंग को ऑन रखना है, और इस तरह जैकेट इफेक्ट एक इफेक्ट होता है इसके ऊपर, उसको भी ऑफ रखना है। ये सारे ऑफ रखने हैं, ये ऑफ रखने हैं, ये ऑफ रखने हैं। आगे सारे इफेक्ट हमें इसके ऊपर कोई अप्लाई नहीं करना। फ्रैक्शन स्पेसिंग को भी ऑन रख लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, ऑफ भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है, इतना ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जाते। अब ये सेटिंग आप याद रखें, अंडरले को ऑफ रखना है, फुल कंपनसेशन को ऑन रखना है, स्टिच शॉर्टनिंग को ऑन रखना है, ऑटो जंप को ऑफ रखना है। ये याद रखिएगा। अब ये करने के बाद आप चाहते हैं कि ये वाली सेटिंग सेव हो जाए, तो ये इस वक्त ये काम करेगी। अब ये चीजें अप्लाई नहीं होंगी, अदरवाइज सेव कर दूंगा तो आने वाले ये जितना पैनल नजर आ रहा है ये फुल कंपनसेशन का, ये सेव कर देगा और ये इस तरीके से काम करेगा। अब मुझे इसके ऊपर अब अगला स्टेप आता है, इसके ऊपर इनपुट टूल की सिलेक्शन। अब स्टिच पैरामीटर लगा लिए। स्टिच पैरामीटर जब कोई भी स्टिच लगाते हैं, इसके नीचे एक ट्रेवल रन भी क्रिएट होती है। ट्रेवल रन मैं अभी इसको कहाँ आएगी, स्पेशल में। ट्रेवल रन की भी सेटिंग आपने इसी स्टेज पर कर दें। ये सेटिंग में आएंगे और यहाँ पर स्पेशल के नीचे जाएंगे तो ये अभी आप देखें इसमें स्टिच नहीं लगा हुआ कोई भी, इसलिए ट्रेवल रन की कोई सेटिंग शो नहीं कर रहा। आप इसको स्टिच अप्लाई करते हैं। इसमें टूल्स कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉम्प्लेक्स फिल और कॉम्प्लेक्स टर्निंग का इस्तेमाल होता है। लेकिन आपने टूल सेलेक्ट करते वक्त सबसे पहले वो करना है जो एक्यूरेसी दे और शॉर्ट टाइम में करे। तो आपने कॉलम ए को कंपैरिजन किया, नहीं बनेगा, बन जाएगा लेकिन मेरे नजदीक टाइम लेगा। कॉलम बी को किया, टाइम लेगा। कॉलम सी को लिया, वो तो बनाएगा नहीं। कॉम्प्लेक्स को बनाया, सही जल्दी बनाएगा लेकिन इसके एंगल प्रॉपर मेंटेन नहीं करेगा। तो इसका मतलब है एक ही रह गया कॉम्प्लेक्स टर्निंग। कॉम्प्लेक्स टर्निंग से बनाएंगे। मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आपने कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। मैंने आपको साइज के मुताबिक भी स्टिच को यूज करना सिखाया। अभी देखें इसमें थोड़ा सा स्टेप आ जाएगा कॉम्प्लेक्स टर्निंग का। कॉम्प्लेक्स टर्निंग यहाँ क्लिक किया, स्टार्ट दिया, एंड दिया। अभी आप इसके स्टार्ट एंड वही एक ही जगह पर दे दें और ये देखें ये टर्निंग यहाँ, इसका मुंह ऊपर को हल्का सा उठ रहा है तो मैंने इसका मुंह इस तरफ लेकर अब ये एंटर किया तो ये इफेक्ट आएगा। अगर जो अब एक तो फॉर्मेट ये था जिसमें कस्टमर ने आपको बाउंड कर दिया था कि 6 mm से बड़ा स्टिच ना लगाए, तो इस वक्त 6 mm से बड़ा स्टिच नहीं लगा। ये आप यहाँ देखेंगे फिल्म में, ये फिल्म में देखेंगे, ये राइट क्लिक किया, ये 6 से बड़ा स्टिच नहीं लग रहा। आपने मेजरमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने एक बैरियर सेट किया हुआ उसका। अब कोई भी स्टिच 6 mm से बड़ा नहीं लग रहा। अगर जो मैं इसको भी यहाँ पर भी इसको भी बना दूंगा ना, इसको भी सपोज यहाँ ला के बना दिया, ये भी 6 mm का ही है, कॉपी किया मैंने। लेकिन यहाँ पर आपने 6 mm का नहीं, आपने ये वाली लुक देनी है। देखिए इस इफेक्ट को स्प्लिटिंग कहते हैं, स्टिच का तोड़ना, ऑटो स्प्लिट। यानी कि ऑटो स्प्लिट कैसे कि आपने आंखें बंद करके इधर लिख दिया, बस आपके स्टिच खुद ब खुद ऑटो स्प्लिट करते रहेंगे। वो जब भी ट्रैकर लगा दिया आपने, जब भी कुछ 6 mm से बड़ा स्टिच लगेगा वो तोड़ के उसको छोटा कर देगा। कैसे? अगर जो 8 mm का स्टिच लगेगा तो ये नहीं करेगा एक 6 mm का एक 2 mm का लगाएगा। वो हो सकता है कि 4-4 के 2 लगा दे, हो सकता है कि वो 5-3 के 2 लगा दे, हो सकता है कि ये 6 का एक मैक्सिमम लगा सकता है, 6 का 1 लगा सकता है। लेकिन आपको इससे छोटा स्टिच नहीं लगाएगा। ये नहीं लगाएगा कि एक बना देगा 4 का, एक बना देगा 1.5 का, एक बना देगा 0.3 का, एक बना देगा 0.8 का। ऐसे करके टोटे नहीं करेगा वो। इससे छोटा कोई टोटा नहीं करेगा, ब्रेक नहीं करेगा उसको। ठीक है। अब मैंने कहा कि नहीं, मैंने मैक्सिमम लेंथ लेनी है, तो मैंने पहले जो सेटिंग्स करा था 9 mm की ये लुक आई। अब जो असल में ये डिजाइन है ना वो इस फॉर्मेट में बना हुआ है। अब इसमें देखिए ये ग्रेन जो टेक्सचर नजर आ रहा है, इसके अंदर कोई प्रोमिनेंट नजर नहीं आ रहा, और ये है भी कोई और ही चीज। ये नेट से उठाया हुआ है, लाजमी नहीं है कि ये वो ओरिजिनल डिजाइन बना हुआ है, ये वट क्या बना हुआ है, इंडियन डिजाइन है ये कोई। तो आपने ऐसा सोचना है कि अगर जो कोई सैंपल भी हो कि उसमें अगर जो ये ग्रेन फील हो रहे हो तो आपने स्प्लिट लगानी है। अगर जो ग्रेन फील नहीं हो रहे थे तो यूं बनाना है तो यूं बनाए। ठीक है। अब देखें मैंने वही साइज उसी के ऊपर 9 mm का टांका चलाया और उसी के ऊपर 6 mm का टांका चला दिया। आपने इस तरीके से आप बेशक दोनों ऑब्जेक्ट को सेट कर लीजिएगा, दो डिजाइन बना लीजिएगा। एक में स्प्लिट के बगैर सेट करके दिखा दें और एक में अगर जो आप टी किया, आप देखें टी ट्रू व्यू करने के बाद आप देखें ये सारी लाइन सॉलिड नजर आ रही है। इसका मीन के मतलब है कि वर्केबल है।
अब आपने इसकी बेहतरीन सी डिजाइनिंग करनी है, पंचिंग करनी है। जो चीजें क्लास के हवाले से थी वो मैंने क्लियर कर दी। अब एक सेगमेंट आ गया ट्रेवल रन का। ट्रेवल रन मैंने अभी आपको बताया था, ये स्पेशल में होती है। स्पेशल में क्लिक करूंगा। अब ये देखें, ये स्पेशल में अब यहाँ आएंगे तो यहाँ एक होगी ट्रेवल रन। ठीक है, ये देखें, ये ट्रेवल रन, इसको क्लिक करेंगे तो ये 2.5। ट्रेवल रन क्या होती है? ट्रेवल रन, इसके नीचे एक लाइन लगी होती है। ये देखें, एक ये नीचे एक लाइन खुद ब खुद क्रिएट की है। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। वो रीशेप करूंगा, स्टार्ट एंड आगे पीछे रखूंगा तो आप ये देखिएगा ये चेंज हो जाएगी। ये देखिए, ये खत्म भी हो गई। और इधर रखूंगा तो ये कहीं और आ गई, इधर रखूंगा तो ये यहाँ आ गई। मकड़ी के तार की तरह ये साथ ही रहेगी। ये नीचे जो रन क्रिएट कर रही है ना, तो ये क्या कहलाती है? ट्रेवल रन। ट्रेवल रन की सेटिंग भी आप कर लें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन मोस्टली लोग करते नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह है कि आपकी ट्रेवल रन की लेंथ क्या है। तो मैं यहाँ आकर देखता हूँ ट्रेवल रन, वो कहता है 2.5 mm है। तो ये अंडरग्राउंड लग रही है। अंडरग्राउंड का मतलब है कि नीचे छोटा छोटा स्टिच लगा रही है, तो वो नंबर ऑफ स्टिचेस में बड़ा इजाफा कर देगी। तो ये भी एक स्टिच कम करने का मेथड है कि ये इसको मैं 6 कर दूं, 7 कर दूं, जो मशीन इजीली वर्क करे। तो मैंने ये वर्क कर दिया, ये कर दिया। अब आपका ये देखें, स्पेशल में ट्रेवल रन में जाऊंगा, स्पेशल में ये ट्रेवल रन, और यहाँ 6 कर दिया, 6 कर दिया और ओके, ये है। अब ये आपका, ये देखिए नीचे नोट किया होगा, ये अब एक पेनिट्रेशन ये है, एक ये है और एक ये आ गई, लंबा हो गया। अगर जो मैं ट्रेवल रन को छोटा कर देता हूँ, ये देखें 2 की कर दूंगा, तो आप नोट करेंगे कि ये गैप जो, ये देखें छोटा, अब ये छोटा छोटा पेनिट्रेशन हो गया। अब इसकी बड़ी कर दी, अब देखें 6 कर दिया, तो अब ये गैप इसका बढ़ गया। ये अब देखें गैप इतना सा है, अब बढ़ा कर या देखें इतना लंबा हो गया। इससे क्या फर्क पड़ेगा? छोटे स्टिच माइनस हो जाएंगे, एक प्रॉपर स्टिच लगना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरी इस डिजाइन में स्टिच की सेटिंग थी। इस डिजाइन को बनाने के लिए भी आप इसमें कोशिश करें कि मैक्सिमम इसके ना रेफरेंस लाइंस का इस्तेमाल किया करें। रेफरेंस लाइन क्या? आपकी ये भी एक रेफरेंस लाइन है। ठीक है, आप अपनी हेल्प के लिए कोई ना कोई पैरामीटर लगा लेते हैं। मैं उसको बैलेंस करता है। जैसे आपने देखा कि जो आमतौर पे जो मिस्त्री होते हैं, चुनाई करने वाले, वो ईंटें लगाते वक्त धागा बांध लेते हैं। कारपेंटर भी बहुत सी अलाइनमेंट टूल यूज कर रहा होता है। वो हमारे, उनके पास ये टूल्स होते हैं। हमारे पास ये गाइडलाइन के टूल्स हैं और बहुत से टूल्स हैं, उसको एज ए रेफरेंस लाइन यूज कर सकते हैं। जैसे अब मैंने इसको बनाना है, ये सारे अलाइनमेंट वगैरह हो गई, ये सेटिंग लाइन लग गई। अब इसको बनाना है। इसमें जैसे मैंने ब्लू फ्लावर बनाया था, सेंटर में सर्कल लगाकर उसको एक्सपेंड करते हुए मैंने उसके लेवल सेट किए थे। और जो बच्चे उस तरीके से बना रहे थे तो वो ठीक बना रहे थे, जो नहीं बना रहे थे वो गलत बना रहे थे। तो ठीक होगा। अगेन यहाँ पर हमने रेफरेंस लाइन कैसे यूज करनी है, इसको बनाते वक्त आपने कोशिश करना कि ये एज है, ये सारे मोटिव मेरे इस एज पे इस्तेमाल हो। ये एक रेफरेंस लाइन बन गई। अब मेरा कोई भी डिजाइन इससे बाहर नहीं जाएगा, इसके एलिमेंट्स। तो अब आपने इसको आपने रियल में देखना होता है कि ये ऐसे ग्लो कर रहा है। तो आपने इन लाइनों को सीधा नहीं करना, ऐसे जैसे फुहारे की तरह ऐसे स्प्रे कर रहा है। आपने हल्का हल्का इफेक्ट सबको इसी तरीके से देना। आप यहाँ आ गए, आप ये जो अगेन ये चीजें होती है ना, ये कोई किसी चीज की बाइंडिंग नहीं होती। आप चाहें तो अपनी मर्जी से थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी का ब्रांड का रेप्लिका तैयार नहीं कर रहे। इंडियन डिजाइन है या वट कोई भी डिजाइन है कल्चर का, वहां से आया, आपने इसकी लेआउट की बेस पर आपने स्केच करना है। तो आप बहुत सी चेंजिंग भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बशर्ते कि वो आपके क्लाइंट को काबिल कबूल। ठीक है, अदरवाइज आप अपने लिए डिजाइन बना रहे हैं तो आप इसमें कर सकते हैं चेंज। अब लेकिन मैंने ये रेफरेंस लाइन बना दी, आपने इसको, और कोई थोड़ा बहुत आगे हम लेके देखेंगे, लिंक भी डेवलप करेंगे कि आपको कनेक्टिंग ड्राइव में इशू ना आए। अभी मैंने यहाँ तक देखा, ये और ये देखें, ये इसकी बैक इससे बाहर नहीं जाने। और आपने ये बॉल लिया, ये लिया, और ये अब ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट तैयार हुआ, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अब ये इसको मैं इसको कोशिश करूंगा इसको फ्लो दूं एक प्रॉपर, ये प्रॉपर गुलाई इसकी देंगे। अब नीचे वाले इसमें ऑब्जेक्ट को नहीं देखा करते, बस आपने इसके वो बेसिक लेआउट उठा ली उसकी।
अब उसके अंदर रहते हुए आपने इसको डिजाइन किया। ये देखिए, देखिए बच्चा बैठा था ऑनलाइन, उसको फिर नींद आ गई, वो ऑफ कर देंगे। इस तरीके से ट्रेनिंग तो नहीं होती। अब कह रहे अब्बू मेरे बहुत परेशान है, वो कह रहे हैं आपने क्यों अभी तक नहीं मुकम्मल किया, मुझे कहते डिजाइन बना के दिखाओ। मैंने कहा करिए तो मार पड़ेगी। अच्छा ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से ये मैंने खुद से क्रिएट किया है। इधर देखें नीचे अगर जो जाऊंगा तो मैं यहाँ इसको टर्न देना पड़ेगा। आपने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को देखते हुए आपने खुद से जो एक्सपीरियंस हुआ है, बरोक एलिमेंट इसको कहते हैं, डिजाइन एलिमेंट्स में इसका नाम बरोक एलिमेंट है, तो बरोक कहते कहलाता है ये। तो आप इसको इस तरीके से बैलेंस करेंगे। इसी तरीके से आपने ये बनाना है। अब ये देखना है कि इसकी रेफरेंस लाइन क्या बननी चाहिए। इसको मैं कह देता हूँ ये मुझे अच्छा लगेगा कि मैं यूं बनाऊं इसको, और इसके बाद मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ इसको यूं करूँ। अब देखें मैंने नीचे से हटा दिया, आप इसको यूं भी बंद कर सकते थे, लेकिन मेरे नज़दीक इस तरीके से ज़्यादा अच्छा बनेगा। आप देखिएगा ये पैनल मैंने इसको कोशिश किया कि ये इस तरीके से ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा छोटा हुआ है। अब मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाना है, सपोज ये बनाना है। आपने यहाँ से शुरू करना, ओवरलैप देते हैं, लाजमी है कि इसके नीचे बनना है। आप अगर जो आप आगे जाके एज ए सीनियर आप ओवरलैप नहीं भी स्केच में देंगे ना, आपको पता है कि जब मैंने डिज़ाइन बनाना है तो ओवरलैप देना पड़ेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स टर्निंग में जो ऑब्जेक्ट बन जाता है तो ओवरलैप तो वो फिर उसी के मुताबिक मैनेज होगा। लेकिन अगर जो इसके ऊपर एक कॉलम ए से बनाना था तो आप इसको डिज़ाइन को यूं यहाँ से शुरू करेंगे डेफिनेटली। ये करते हुए आप इसको यहाँ से ऐसे करेंगे। ये उस सूरत में है कि आपको जुबानी शेप्स बनानी आ जाए। अभी जब तक आप सहारा ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि फिजिकली ये आप यहाँ पर ओवरऑल स्केच करें, ताकि आपके माइंड में नक्श हो कि ओवरलैप क्या है। इस इधर से ये आप ज्वाइंट रखें। आपने ये क्लोजिंग एज ये यहाँ पर से ऑब्जेक्ट को ज्वाइंट रखना है, ताकि ये देखें। आपने इनकी विड्थ को भी मैनेज रखना है। ये नहीं कि कोई पतली हो, कोई फंसाने के लिए इसको यहाँ पर कोई मोटा कर दिया, किसको छोटा कर दिया, ये नहीं। आप अभी ड्रॉ कर दें, लेकिन आप एट दी एंड इसको टैली करें कि मेरे सारे ऑब्जेक्ट एक ही शेप में बन रहे हैं, एक ही विड्थ में बन रहे हैं। अगर जो विड्थ में फर्क भी आएगा तो ग्रेजुअली फर्क आना चाहिए। कैसे? ये थोड़ा सा बोल्ड हो, हल्का हल्का लाइट होते हुए, जैसे दरख्त का तना होता है, दरमियान में नीचे से खुला, आस्ता 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 छोटा। तो ये नहीं है कि कहीं खुला कहीं छोटा कहीं खुला, ऐसे नहीं। ये डिजाइन सिमेट्रिकली ऐसे नहीं बनाया करते। अब ये है ऑब्जेक्ट। अब आप देख लें ये इस नस्ल के अंदर शामिल नहीं लग रहा। आप इसको अगर जो लाइन को आगे बढ़ाएं तो ये बताएगा कि आपका ये रेफरेंस लाइन ये थी। अब आपकी मर्जी है कि आप इसके मुताबिक बना दें या इसके मुताबिक बना दें। ये आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये मैंने किया। अब आप इसको इसके मुताबिक ही लिया तो मैंने यूं कर दिया। अब आप देखें इसके वजन ये बड़ा था, एकदम मैंने छोटा कर दिया, बुरा हो गया ये तो। लेकिन इसकी अब विड्थ को मेंटेन करते हुए इसका कोई रिलेशन बनाएंगे इसके साथ। ये देखिए ये और ये और ये और ये। अब लग रहा है कि अब आपका ये डिजाइन आपका ये देखिए, अब लग रहा है कि इसका पार्ट है। अभी इसको और बोल्ड करना पड़ेगा। मेरा जहन इस पे काम नहीं कर रहा कि ये ठीक हो गया। अब आप ये देखें, अब आपने ये इसको अब देखिएगा कि जो आस्ता 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 छोटा होने की तरफ जा रहा है। तो ये मेरे स्टेप्स थे कि ये कट को मैं देखूंगा, ये वाले कट, ये वाले कट, ये वाले कट, ये तकरीबन सिमिलर लगने चाहिए। डिजाइन की वैल्यूज तभी बनती है। अब देखिए ये ऐसे लगा लिया और इसके साथ मैंने इसको भी आपने ड्रॉ किया। बेशक इसको जो बना लिया है इसी को ऊपर ले जाएं कॉपी करके। आप कैसे? इसको राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, यहाँ ले आया। अब आप आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी यूज देखें। ये मैंने यहाँ लिया, ये लॉक कर दिया, लॉक नहीं किया। अब आपने इसको यहाँ देख, आपने इसको यहाँ आप इसको यहाँ से यूज करें। आप थोड़ा सा हाइट में दीजिए, ओके। अच्छा अब देखें मैंने यूं बना दिया, ठीक है ना, यूं बना। आपने ये नहीं सोचना कि नीचे वाला डिजाइन कैसा है, मैंने कैसे बना दिया। वो आप फ्री हैं इसमें, ठीक हो गया, आप फ्री हैं। आप सॉरी इसको जूम करेंगे, इसको शेप थोड़ा सा उधर से फर्क है उसको कर लीजिए। ये 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 मैंने इस तरह सेट कर लिया। अब आपने कहा ये इतने लंबे जाने, भाई ये चले भी गए हैं तो आप इसके ऊपर काम ना करें।
लेकिन अगर जो आपने कॉम्प्लेक्स से बनाना था तो डेफिनेट आप इसको यहाँ लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर लेंगे और इसको यहाँ से पकड़ के डिलीट कर देंगे, तो उसके मुताबिक ये कटिंग कर देगा। ठीक है ना, जहां मैंने लेफ्ट क्लिक किए थे या राइट क्लिक करेंगे तो वो, अगर जो इसको मैं नोड को डिलीट करूंगा तो ये यहां तक आएगी। अब देखें ये, इसलिए मैंने नोड ऐड किए थे, ये देखें वो ऑटोमेटिक वहां तक चलेगी। आप लेफ्ट करें कि राइट क्लिक, ये आपने ये इसको, और आपने इसको भी उसी रूल के तहत इसके साथ क्यों मर्ज करना है। और देखें ये खुद ही मैनेज करके, अब ये गैप इतने अच्छे बना दिए मैंने, और जब आप छोटा करना चाहें तो थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं। ये ओके, ये ओके। ओके, ये अब आप ये ना सोचें कि ये बाहर आ गया, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये आप डिजाइन को क्रिएट कर रहे हैं, ये आपका फनकारी है, आपकी महारत है कि आप डिजाइन को समझ के बड़ा कर रहे हैं। तो आपने इसको ऐसे कर दिया, बिला वजह खींच खींच के इसके साथ नहीं लेकर आना। आपने जहां इसको बैलेंस समझा, देखें ये बैलेंस है। अगर जो आप समझें कि ये डिजाइन प्रोपोर्शनल नहीं रहा, प्रोपोर्शनल डिजाइन्स में होता है कि आपका ये लग रहा है कि ये एकदम छोटा हो गया, तो आप इसको फिर मजबूरन इसको बड़ा करेंगे, यहाँ लाए। अब आपको महसूस हुआ कि अब मैंने ठीक कर दिया ये। अब आपने ये, मैं नीचे का डिजाइन नहीं भी देख रहा, अब मुझे लग रहा है कि ये देखिए ये ऑब्जेक्ट छोटा 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 छोटा, और ये इसका प्रोपोर्शनली छोटा लग रहा। अब ये लुक आ गई, आपकी इमेज देखता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ है, कोई इशू नहीं है ऐसे, कोई इशू नहीं है कि आप इसको छोटा करना शुरू कर दें। अब इसको आप ये एलिमेंट बनाना है, आप इसको फ्री हैं, आप गलती नहीं कर रहे, आप इसको बनाएंगे, देखिएगा इसको बनाएंगे, इसको यहाँ हल्का सा कर्व देंगे, ये ऐसे, ये देखें लग रहा है ऐसे। अगर जो आप नॉन प्रोफेशनल करेंगे आप ये यू बना डालेंगे, जाहिर तो ऐसे बनाएगा, ऐसे लो जी सर ये बना दिया। लेकिन आप कुछ अकल से भी काम लेंगे, ये ऑब्जेक्ट ऐसे ग्लो होता फील कर रहा है, ऐसे खुलता हुआ फील हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये ऐसे ऐसे हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी इसी तरीके से कर्व में रखेंगे। मैंने इसलिए आपको कहा कि यार कोई, अच्छा ये 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 ये, अब देखें मैंने खुद इसको हल्का सा खुलता हुआ दिखाई दिया, ग्लो करता हुआ, झुकता हुआ नेचर ये। और इसको आपने इसको भी कोशिश करना है कि अब ये जब ये बन जाएगा, अब आपने ये नहीं कि इधर ही बना देना है, अब बस बना लिया आपने, इसकी कॉपी कर ली, आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल होल्ड करते हुए ऊपर ले आए, और आप इसको चाहें तो थोड़ा सा छोटा कर दें, क्योंकि प्रोपोर्शनल छोटा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, और आप थोड़ा सा और भी ऊपर ले जाएं। अब देखें ये, और इसकी ओवरलैपिंग को मैनेज करने के लिए आप यहाँ से मजीद थोड़ा सा कर्व ले लें। ये देखिए वो जो रिदम था ना सारा शुरू से, कि ऑब्जेक्ट के साथ से लिंक होके निकल रहा है, ये देखें ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और ये भी इसी तरीके से सेट हो गया। ओके, अब आपका ये, अब आप कहें मेरा तो ऑब्जेक्ट ये है, तो मैं बार बार जानबूझ के आपको क्रिएट करना सिखा रहा हूं कि आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, आपने अब उससे भी अच्छा डिजाइन बना लिया हुआ है। अब ये एलिमेंट रह गया, अब इस एलिमेंट को आप इसके ऊपर ही रख के ड्रा कर लें, ताकि आपको समझ आए कि मैंने क्या ड्रा किया। ये यहाँ, इसको आपने डुप्लीकेट करके प्लेस कर लें 7 करके, ये इसको करके कंट्रोल जी कर लें, और कंट्रोल होल्ड करके ऊपर की तरफ यहाँ प्लेस करें, ये स्ट्रेट ही रहेगा, ये स्ट्रेट रहेगा। आप ये भी लगा सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहें, आप इसको यूं यहाँ से छोटा कर सकते हैं, लेकिन अब एकदम छोटा करेंगे तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें कोशिश करें हाइट इतनी हो, या बहुत ज्यादा हो तो हाइट कम करनी है तो इतनी हो जाए, और इसकी स्पेसिंग अगर जो आप ये नहीं करना चाहते, आप अपनी मर्जी से थोड़ी सी कशिश देना चाहते हैं इसमें, ये देखें ये उससे भी अच्छा लग रहा है, वो कली की तरह, जैसे कली नहीं होती गुलाब की, ये उस लुक में बना दिया मैंने। आप इसको डाउन भी कर सकते हैं, आप इधर से कर्व अंदर ले सकते हैं, ये आपने ये पैटर्न बनाया इसका, आप देखें ये उससे भी खूबसूरत लगेगा। अब आपको पाबंदी नहीं है कि आप वो चीज लगाएंगे, आपने डिजाइन को खूबसूरत बनाने के लिए काम करना है। ये देखें ये अब आपका फ्लो ये सेट होगा। ओके, ये अब आपने ये भी देख लिया और वो भी देख लिया। आप चाहें, अगर जो चाहें तो आप कुछ ऐड भी करना चाहें तो फिर आप ये अगेन यहाँ पर लेके ये, और ये बुलेट्स यहाँ पर भी लगा सकते,
ये लगाना चाहें तो लगा सकते हैं डिजाइन। अगर जो इसकी मैं वैसे कह रहा हूँ एडिशन करना चाहें तो कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर है कि ना करें कुछ भी। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, इसको मैंने थोड़ा साइड पे कर दिया। आपने अब ये सिलेक्ट करने हैं, आप किसी भी तरीके से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको फ्रेम दे दें ये, और कंट्रोल डी करें और 7 करें, और ओके। ये अब आपने किसी सेंस में परेशान नहीं होना कि ये एज आपका बाहर नहीं। बच्चे अक्सर कॉल करते हैं सर उधर ला रहा हूं तो उधर कॉपी नहीं हो रहा है, तो आपका ये डिजाइन आप नीचे वाले को भूलते हैं। अब ये डिजाइन आपका क्रिएट हुआ, ये देखिए ये इसको इस वक्त डाला। अब आपने स्टिचेस वो अब आपने इसके ऊपर स्टिचेस वही लगाने हैं जो मैंने आपको सिखा दिए। आप अगेन इसको देखेंगे तो इजीली स्टिच सारे लगते रहेंगे। इसको आप कॉम्प्लेक्स टर्निंग से ही सारे लगा दें बेशक, क्योंकि सारे इसी किस्म के स्टिच हैं। अब आपने ये नहीं करा दोनों साइड को लहरा लहरा स्टिच लगानी है, बस एक साइड पे स्टिच लगा के उसको फ्लिप करना है। वो तो मैंने स्केच को दिखाया ना आपका। और आखिरी स्टिच आप इसका मुंह देखें, इधर से ऐसे होके इधर को जा रहा है ना, तो इधर एक पैरेलल लाइन इधर से इधर लगनी चाहिए। ये ऐसे घूम करके जिस तरफ को बाहर निकल रहा है, अब ये ऑटोमेटिकली राउंड कर देगा। ये हो गया। अब इसको भी कॉम्प्लेक्स लगेगा, कॉम्प्लेक्स टर्निंग। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जिसमें माइनर सा भी कर्व है आप उसको 2 लगा दें, ये कर दें। अब इसको माइनर सा कर्व कर दिया, ये देखें। अभी मैंने ये कितनी देर में बना लिया, हालांकि आपको हर पॉइंट को प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन किया है, उसमें भी टाइम लगा होगा। अब ये देखिएगा, ये इसमें थोड़ा सा इशू आ सकता है आपको कि क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा है। ये चलो ठीक है, एनीवे ओवरलैप का आप बाद में ख्याल रख लीजिएगा। जो जहाँ मसले आए मैंने अभी स्केच के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, थोड़ा सा कहीं कहीं ओवरलैप का इशू आएगा। आपने ये नहीं कहना कि मैंने ऐसे किया था, आप भी उसको ओवरलैप के तरीके के मुनासिबत से बनाएं। ये देखिए ये वाला क्लोजिंग है और मुंह इधर को है इसका, ये ऐसे बनेगा। और ये अगेन ये, और ये अब बताएं ये किससे बनेगा, आप बताएं। ये वाला कैसे? फिर कॉम्प्लेक्स टर्निंग से, कॉम्प्लेक्स से। हाँ हाँ, सर पहले ये कंबाइन होगा, आप दोनों के जवाब ठीक है। आपका भी क्या जवाब होगा? शाबाश। अगर जो आप कॉम्प्लेक्स को यूज करना चाहते हैं ना, फिर आप कंबाइन करें, अदरवाइज ये कॉलम ए से भी बन जाएगा, बी से भी। आप इसमें स्पेशली आपको इसमें कॉलम ए से यूज करना। फर्ज करें कंबाइंड वाली सबसे अच्छी ऑप्शन है, ये लिया, अब यहाँ से कंबाइन करें। अब आप कॉम्प्लेक्स टर्निंग से बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स फिल से? जल्दी बताएं। हाँ शाबाश। कॉम्प्लेक्स फिल से क्यों बनाएंगे? सिंगल एंगल है, सिंगल एंगल। ये ऑब्जेक्ट ये, और ये मैंने कॉम्प्लेक्स पकड़ा, और ये डेफिनेट इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। ये आपको पता है कि ये मैंने लाइनें यहाँ तक लगाई थी, तो इसलिए इसने यहाँ लिया। अगर जो मैं कॉलम ए से बनाऊंगा तो अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा सा आगे। अब देखें थोड़ा सा और इसमें एक ट्रिक सीख रहे हैं। अब जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो इसके ऊपर बनेगा, क्योंकि ये बन चुका है नीचे। मैं चाहता हूं कि अब मैं बनाऊं भी बाद में, आऊं भी लेट, और नंबर भी मेरा पहले लगे। तो फिर वो कैसे होगा? ये ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा याद रख लीजिए, इसको एक स्टेप पीछे लेके जाना है, ठीक है? ठीक है, कंट्रोल टी, शिफ्ट टी कर लें, फर्ज करें। अब मैं देख लेता हूं, शिफ्ट टी करेंगे तो आप देखें, शिफ्ट टी। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने यहां खड़े हुए, ये इस वक्त आपको सीन नजर आ गया कि इधर जो भी बनेगा वो इसके नीचे जाएगा। तो मैं कंट्रोल टी कर लूंगा, अब देखें, अब जो भी बनेगा वो इसके ऊपर आएगा। अब मैंने शिफ्ट टी कर दिया, अब जो भी बनेगा इसके नीचे जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? इस लुक में जब भी बनेगा, अब इसको कंट्रोल टी कर दूंगा, फॉरवर्ड, इसकी शॉर्टकट है ये फॉरवर्ड ऑब्जेक्ट। ये एक स्टेप फॉरवर्ड गया, ये ऊपर बनेगा, और शिफ्ट टी करूंगा तो ये नीचे बनेगा। ओके, याद रहेगा। अब मैं नीचे इसको जानबूझ के आपको सिखाने के लिए कॉलम ए से बना लेता हूं। शॉर्टकट क्या कॉलम ए की? शिफ्ट ए, और इसको मैं ये यहां से स्टार्ट करूंगा। अब आपने इस ड्राइंग को फॉलो करना है, ये नहीं है कि ड्राइंग को इग्नोर कर दें, आप कहें जी अब मेरी मर्जी है जहां तो मैं ये तो ड्राइंग के बराबर बना लिया। अब इसको मैं अपनी मर्जी से नीचे भी ले कर ये यहां से ओवरलैप भी दिया और कोने को भी चेजल कर लिया मैंने थोड़ा सा। अब ये मैंने किया, और अब देखिएगा, ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट उसके नीचे दब गया। अब मुझे अब देखें, अभी मैंने आपको ये ऑब्जेक्ट पकड़ने हैं और इधर लेके जाने हैं।
तो अब ये कैसे ऑब्जेक्ट पकड़ूंगा आप बताएं। ये जो बन चुके हैं, इस ये जो लाइन के ऊपर बनता है ना उसको डुप्लीकेट नहीं करते, वो दोनों तरफ प्रॉपर हिस्सेदार है। तो अब इसको कैसे पकड़ूंगा आप बताएं। कंट्रोल डी से सारे सेट आप सर शिफ्ट लगाएंगे वो वेक्टर हमारा। अच्छा शिफ्ट डी शाबाश, आप शिफ्ट डी लगाएंगे और इस तरीके से आप इसको यूं उसको छोड़ते हुए पकड़ लेंगे। अगर ये पकड़ा भी गया तो कंट्रोल पकड़ के इसको माइनस कर देंगे और आप कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके 7 कर दिया और एस शिफ्ट डी किया और लाइन को दिखा दी और आपका यहाँ आ गया। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप इस कंट्रोल जी, इससे पहले भी एक और काम ये रह गया था, शिफ्ट एस कर लूंगा ताकि ये लाइन नजर आए प्रॉपर तरीके से। अब मुझे ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर नहीं इसके नीचे भी बनाना है किसी वजह से। ये देखें अब मैंने बना दिया, मस्त आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये भी कॉलम ए से बना लें, इसको नीचे ओवरलैप दिया, ये राइट क्लिक किया, ये लेफ्ट क्लिक किया, ये अब ड्राइंग होगी। अब बेशक दोनों साइड का इकट्ठा बना लें या फिर आधा बना के फ्लिप कर सकते हैं। ये अब देखें, ये अब गलती हुई कि ये इसके ऊपर आ गया। अब इसको आप कट एंड पेस्ट भी कर सकते हैं। अब वो नीचे चला गया, ठीक हो ना। अब आपने ये चीजें ऐसे मैनेज की। अगेन अब आपने फ्लिप करना है तो कौन सा, शिफ्ट डी कर दिया, वेक्टर को फ्लिप नहीं करना था। ओके, अब आपने सारे पकड़ लिए, फर्ज करें अभी छोटे ही है ना थोड़े। आपने ये जो डबल साइडेड बना हुआ इसको माइनस कर दिया और इसको माइनस कर दिया, ठीक है। कंट्रोल डी किया, 7 किया और मैंने ये अब देखें कोई गलती हुई है तो मेरी यहाँ पर हुई है कि ये अब एक साइड नीचे चलेगी एक साइड ऊपर चलेगी। इसको मैं वक्ती तौर पे वही तरीका खास तैयार करता हूँ, कट एंड पेस्ट का, कट एंड पेस्ट। अब ये ऊपर आ गया, लेकिन अब ये दोनों के ऊपर चला, इन दोनों को पकड़ लूंगा, इसको दोनों को कट एंड पेस्ट। अभी आप इतनी परेशानी में ना रहिएगा कि ये कट एंड पेस्ट क्या कमांड है। अभी मैंने थोड़ा सा टच दिया आपका, क्योंकि इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम इसको ट्रैवल टूल को समझना शुरू कर देंगे, लेकिन आपको टच दिया। अब ये देखें, ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना है आपने। ये ग्रीन आएगा नजर आएगा तो आपको ये सेटिंग समझ आ जाएगी, ठीक है। ये ठीक, अगर जो यहाँ जॉइंट फील हो रहा है, जॉइंट फील आ रहा है तो एक एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स, ये वेल्ड कर दिया, ये दोनों एक हो गए। आप एक और इसमें कमांड देखें, इसमें मैंने कितनी कमांड बता, इसको मैंने वेल्ड करना है, ये दो अलग रहता है ना। इसको आप जॉइंट फील कर रहे हैं या बुरा लग रहा है तो आप इसको वेल्ड कर दें। आप वेल्ड किया, आप ये देखेंगे, ठीक है। ये मैं फिर वहां पर आया हूँ। ये अब एक ऑब्जेक्ट ये सेटिंग है यहाँ पर। कभी कभी आप ये देखें, मैंने इसको ऑन रखी, अब आप इसको वेल्ड करेंगे तो अब आपने इसको वेल्ड किया। अब जैसे वेल्ड करेंगे तो ये वेल्ड तो हो गया, लेकिन एक और नीचे डुप्लीकेट हो गया, क्योंकि अब ये देखेंगे ये वो पुराने वाला सिंगल ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ कहा कीप सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को आपने खराब नहीं करना, आप इसका डुप्लीकेट तैयार करें और उसको वेल्ड करें। अगर जो आप बार बार टेंशन में जाए ना तो आपने ये नहीं मुझे कहना कि सर जी पता नहीं क्या होता है, वो वेल्ड होता भी है तो वो लेकिन डुप्लीकेट कर रहा है बार बार। तो आपने इसको ऑफ रखना है। ऑफ रखेंगे, कीप सोर्स ऑब्जेक्ट नहीं रखेगा, कंट्रोल ये वेल्ड कर लूंगा। अब आपकी ये शेप आ गई। अब आप अपनी नीड के मुताबिक थोड़ा सा इसको चेजल करना चाहें तो आप यहाँ से आकर इसके ये नेसेसरी नोड खत्म कर दें ये, और इसको चेजल करना चाहें यूं और इसको करना चाहें यूं। वो जॉइंट जो बन रहा था ना यहाँ दो तीन तरीके से, वो खत्म हो गए और आपका ये शेप बहाल हो गई। अब फिर ये नीचे चला गया तो कट करेंगे और पेस्ट करेंगे। देखें पहले ऊपर ही था, लेकिन जब ओरिजिनल शेप में लेकर आए तो फिर वो नीचे चला गया, क्योंकि बेसिकली वो नीचे ही था। अब इस तरीके से आपने ये डिजाइन को तैयार करना है। आप इतने से एलिमेंट को नेक्स्ट का करके लाएं। अगर जो आप अटेम्प्ट करके ये पूरा मोटिव बना लेंगे तो कमाल होगा। आपने इसको बनाने के बाद इसको भी काम करना है, इसके ऊपर भी रेफरेंस लाइन, बाकी तो कोई चीज नहीं है। इसको भी कोशिश करें कि रेफरेंस लाइन लगाकर बनाएं। अब आपको ये हिंट दे के जा रहा हूँ, ये मैंने रेफरेंस लाइन लगाई, ये लाइन लगाकर मैंने आपको गाइड किया कि इसको कहेंगे। अब ये मेरा एक फ्रेम लग गया और मैंने लाइन को इसके ऊपर मैनेज करना है। ये ये ग्रेजुअली ये छोटा होता जा रहा है, आस्ता 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 छोटा होता है।
और दूसरी बात है कि ये ऑब्जेक्ट भी गलत लगे हुए हैं। अब देखें ये जबकि ऊपर को ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे ऐसे दो हाथ की तरह के कर्व के ऑब्जेक्ट जाने चाहिए ऊपर, ऐसे 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 घूमने, ऐसे स्ट्रेट नहीं जाने इसके। आपको एक छोटा सा नमूना इसमें बता देता हूँ कैसे जाने हैं। आपका ये ऑब्जेक्ट ये ये लेफ्ट क्लिक किया और हल्का सा यहाँ राइट, इस तरीके से समझे, इस तरीके से हल्के हल्के राउंडर शेप में बैलेंस कर लीजिएगा जितने जहां तक भी हो। ये देखें ये आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा सही नहीं भी हुए तो आपके काफी हद तक सही होंगे। ठीक है, ये लिया, इसको राइट क्लिक किया और यहाँ यहाँ लेकर आए, ये इसको यहाँ लेकर आए और इसको थोड़ा सा यहाँ किया और अब आपने इसके अंदर एडजस्ट किया। आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, ग्रेजुअली ये बड़े होंगे, ग्रेजुअली ऊपर छोटे होंगे। छोटे करने हैं तो छोटे करने हैं, बड़े करने हैं तो बड़े करने हैं। ये नहीं कि कोई छोटा कोई बड़ा, ये बड़ा मैंने कर दिया और इसको रीशेप करके इस लाइन को इसके साथ मैनेज करने की कोशिश करें। इसको इसके साथ थोड़ा सा इसको ले आए और थोड़ा सा इसको ले आए, इस तरह दोनों को ला के इन बिटवीन ये देखें ये मैनेज हुआ। ठीक हो ना, ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हल्का हल्का जैसे झूमते हुए ऐसे वो आपने जाना है इसके ऊपर। ये स्ट्रेट नहीं लगाने, छुरी की तरह नहीं लगाने। इसके अंदर यहाँ बच्चे गैप देते हैं, अभी तक बच्चे बहुत ज़्यादा गैप देते हैं, वो यहाँ नहीं लगाना है गैप। आपने ये भी नहीं करना, ये ठीक है, लेकिन आपने यूं नहीं करना, आपने यूं नहीं करना। बच्चों ने अक्सर ऐसा बनाया, यूं नहीं बनाना। ठीक है, यूं नहीं बनाना, आपने यूं बनाने हैं जैसे मैंने बनाया। और आपने इसको भी बारोक एलिमेंट है। अब देखें ये भी नोट करें, ये कई डिजाइन एलिमेंट में ऐसा बारोक नहीं है। ठीक है ना, समझे मेरी बात। आपने इसको प्रॉपर तरीके से बनाना है। सपोज ये देखें, ये इसका हेड देखें कितना छोटा है। इसको हेड आपका बारोक में बॉडी इतनी बड़ी है तो हेड इतना छोटा नहीं आता। इसको बेशक आप ना समझदारी का मुजाहरा करते हुए आप इसका इस तरह कर लें। मैं एक सेंस बता रहा हूँ डिज़ाइन की, वो डिज़ाइन आपका अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ पर जैसे लोकल नहीं होता, वो हो जाएगा कि आपने इतना अच्छा डिज़ाइन क्रिएट किया और वो मोटिव ने आपके डिज़ाइन की मत मार दी। आपका ये एलिमेंट आप ये समझ इसके ऊपर सर सर्कल लगा सकते हैं? ना लगाएं। अगर सर्कल लगाएंगे ना, जो असल में इसका असूल है ना, वो आउट हो जाएगा। ये देखें, अब देख रहे हैं ये अब एक सेंस लग रही है पूरी। यहाँ से हादसा स्लिम हुआ, ये बोल्ड हुआ और ये ऊपर चला गया। ये बोल्ड होने के लिए भी आपने यहाँ पर मार्जिन देना है, क्योंकि ये यहाँ से बोल्ड निस्बतन कम होगा, इधर इसकी गुलाई ज़्यादा होगी। आप देखें यूँ हाथ घुमाए हैं ऐसे और इधर आके चौड़ा हो गया पूरा फुल। तो ये यहाँ से आपका ये वाइड ज़्यादा होगा। ये वाइड अंदर की तरफ कर लें या बाहर की तरफ कर लें, और या ये कर लें या ये कर लें, और या ये कर लें या ये कर लें। ये देखें, ये इसको इतना खूबसूरत बनाएं कि आपका डिज़ाइन क्रिएट हो जाए प्रॉपर। अब ये है इनको इसके ऊपर मुनासिब लाके लगा। अब देखें, इसको बिला वजह आप कहें जी मैं इधर सर्कल लगा दूंगा तो आपका डिज़ाइन वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। ये करके इतना नहीं अच्छा लगेगा। आप इसको मैनेज भी करेंगे तब भी अच्छा नहीं लगेगा, ये तब भी अच्छा नहीं लगेगा। ये ज़बरदस्ती आपने ठोंस तो दिया उसको, ये लें ये मैंने कर दिया, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा। ये डिज़ाइनर जो होंगे ना, प्रोफेशनल जो होंगे, वो इसको लाइक नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये नहीं बनता, क्योंकि ये हेड इसका थोड़ा सा एक इसी तरीके से, ये थीम मेरा ये है तो उसके मुताबिक ये हेड तो आपका इधर से घूम के और यहाँ बनना चाहिए। ऐसे ही समझ, थीम मेरा ये है। तो अब आपको समझ आ गई कि मैंने डिज़ाइन को उसके थीम के मुताबिक आप देखें, ये यहाँ आना चाहिए। देखें ये यहाँ इतना कर्व होना चाहिए। समझ आ गई मेरी बात, मैंने रख के समझा दिया आपको। आपका अगर जो इस थीम पे चलेंगे तो आपको ये मेथड, ये बॉर्डर ऐसे आकर ये घूमता हुआ यहाँ से आकर ये घूमेगा तो सही। सर ये जो बीच में है इसके नीचे वो ये वाला से बनेगा? ये तो बनेगा, लेकिन अगर जो मैं यूं लगाऊंगा ना तो यूं नहीं बनेगा, उसको जगह ही नहीं मिलेगी जरा सी भी। अगर जो मैंने वो पेजली भी पूरी बननी चाहिए कि डिजाइन का हिस्सा मेजर पार्ट है वो, तो मैं इसको इस मेथड से नहीं बनाऊंगा। मैं इसको यूं खत्म कर दूंगा। इसको यहाँ पर आकर इसको आप थोड़ा सा और भी सेट करना चाहें तो यूं कर देंगे। ये बहुत खूबसूरत लुक आएगी। ये आपने यूं करके, और इस पेजली को बनाने के बाद आपने इसको देखिएगा,
इस अब आपने बना दिया ये अब इसकी स्पेस भी कैसे कवर करेंगे, ये पेजली कहलाती है। और पेजली भी डिजाइन का बेसिक एलिमेंट है। आप गूगल करेंगे पेजली के नाम से, पिंटरेस्ट पे जाएंगे, आपको लैक्स ऑफ पेजलीज मिल जाएंगी। तो ये तो पेजली की सबसे घटिया शक्ल है जो बनाई हुई है ना ऐसे, लेकिन इससे खूबसूरत बड़ी डेकोरेटेड पेजलीज मौजूद है उसके ऊपर। कम से कम आप देखेंगे तो आपका माइंड खुल जाएगा कि पेजलीज होती कैसी हैं। तो फिर उसको मद्देनजर रखते हुए चीज़ें क्रिएट करेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि मैं कुछ चीज़ बना रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज तो वो आप समझेंगे पता नहीं मैंने ये क्या ऑब्जेक्ट बना दिया। इसकी बड़ी प्यारी प्यारी शेप्स हैं, आप इसको देखिएगा। ये देखिए ये है। अब आपने ये बना दी, फर्ज करें बैलेंस कर दिया। और असल में पेजली की शेप ये रूल होता है, जैसे पत्ता हम बनाते हैं ना, ये ये देखिए ये शेप पूरी, ये भी पेजली है। और ये इसके साथ एडिशन ही है। या आप सिंगल बनाएंगे तो ये यूं होगी सादी, तो अगर जो आप ये कर्व वाली बनाएंगे तो यूं होगी, इसके साथ डुप्लीकेट भी हो जाती है। तो आप जब ये बना लिया आपने, तो आप इसको फिर अपनी मर्जी से थोड़ा सा मॉडिफाई करके ना स्पेस को मैनेज करेंगे। ये आप देखें, ये आपने खुद से किया। ये देखिए जो गैप है उसको जस्टिफाई किया, सिमेट्रिकल किया। अब देखें ये मैंने हटा दिया, शेप उठा दी, और ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है। कैसे जबरदस्त ये बैलेंस्ड ऑब्जेक्ट बना दिया इसके ऊपर। अब ये चीज अच्छी लुक दे रही है, यहाँ वो बॉल लगाकर अच्छी लुक नहीं देगा, ठीक है। आप इस तरह थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये जो आपको वैसे नेट से गूगल से डाउनलोड करके इमेजेस के ऊपर लोग क्रिएट करवा रहे होते हैं ना, उसमें ऐसी एडिशन कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको डिजाइन सेंस हो। थैंक यू जी। आपने इस डिजाइन को अगेन मैंने कहा कि ये इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर रीड करना है, इसमें समझना है। इसमें मैक्सिमम चीज़ें इस ट्रेनिंग में मैंने गाइड कर दी। अगर जो फिर भी कोई कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप उसे नोट पैड पर लिख कर लाएं नेक्स्ट क्लास में, वो बनाएं। और आप अपने तौर पर इसको प्रॉपर रीसाइज करना सीखें, स्टिच वाइज भी और वैसे डिमांड के मुताबिक भी। आपको अभी मैंने इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं हेड के मुताबिक इसको कैसे रीसाइज करना चाहिए था मुझे, तो वो भी सिखा दूंगा। बनाने के बाद भी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो 19-20 की, और इसके बाद ये इन तीनों को इंफरादी तौर पर आप रीसाइज करें। और उसके बाद जब बन जाए तो इसको पंच करें। पंच करने में आपको देख लें कि कितनी महारत से आपने काम करना है। और आप ये समझ लें कि आपकी सारी ट्रेनिंग सम अप हो जाएगी यहाँ पर। आपने जितने 1.5 महीने में सब कुछ सीखा, आपका सब कुछ यहाँ इस्तेमाल होगा। मैं अब ये देखें, ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट बेस्ड एम्ब्रॉयडरी होती है। ऑब्जेक्ट इसको जितने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में ड्रॉ कराएंगे उतने ही खूबसूरत बनेगा। लेकिन अब इसमें लग रहा है आपको ये एक ही ऑब्जेक्ट है बड़ा सा। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने एक थीम पे काम शुरू किया हुआ है कि ये बन रहा है। ये देखें, ये भी थीम ऐसे ही है ना। आप इसको ड्रॉ करेंगे, इसकी भी रेफरेंस लाइन लगाएंगे। ये देखें, ये और ये, ओके, इसकी भी रेफरेंस लाइन लगाएंगे। इसको भी आप इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने अभी सिखाया, ओके। ये और इसको छोटा बड़ा छोटा करना तो, और इसके बाद ये आपने इसको ऐसे बनाना है। ये बाकी आप नीटनेस कर लीजिएगा, ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ ऐसे खुला खुला बना दें, आपने खुद मैनेज करना है इसको। ये आपका क्लास है आपकी, ठीक है। अब एक और एलिमेंट यहाँ लगेगा, ओके, उसी को मैंने इस्तेमाल करते हुए दिखा दिया। असल में तो रिदम तो यही बनता है डिजाइन का, फिर आपने यही एलिमेंट यूज किया। आप ये देखें हैं, ये इसके ऊपर ले आए, ठीक है, ओके। ये अब ये आपने उस इशू में नहीं जाना कि वो छोटा है वो बड़ा है। मेरी रेफरेंस लाइन या फिर रेफरेंस लाइन को छोटी करें, रेफरेंस लाइन को आप यहाँ तक ले आए, यहाँ तक। अब आपने इसको फॉलो करते हुए बनाना है। ये आपने इसको पीछे रखना है, इसको बैलेंस रखना है, और इनके गैप्स को भी बहुत अच्छा मैनेज करना है। देखें जैसे मैं करना सिखा रहा हूँ आपको, ये और इसको भी आपने इसको प्रॉपर मैनेज करना है। ये और इसको पीछे ले आए। ये आप देखें वही स्टार्टिंग का थीम, जो कि इधर से जगह स्पेस नहीं देनी इसको यहाँ से इस तरीके। अब ये देखें, ये क्रिएट हो गया ये, और इसको आप इसको थोड़ा सा ये और रीशेप करते हुए आप इसको यहाँ ले आएंगे। अब आपने इसको अगेन यहाँ पर ये डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें। मिसाल स्केच के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ओवरलैप ले लें, और ये आपका ये आ गया। अब इसके बाद आप इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी वही स्टाइल। अब बेशक वो जो कशिश वहां दी थी वो यहाँ दे दें, अगर जो वो थोड़ी सी नहीं देना चाहते तो आप ये सिंपल दे दें। अब ये अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इसके ये नीचे दबने हैं। आप लाजमी नहीं है कि यही बनाएं,
आप देखें ये और ये और ये, ओके, ये उससे भी खूबसूरत बन जाएगा, ये और ये और ये। अब ये मैंने एक शेप बना दी, इसको कर्व करके, आप इसको कर्व करके, आप देखिए आगे समझ मेरी बात। ये अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको आप वही वो पत्तों को अगेन कॉम्प्लेक्स टर्निंग से बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स टर्निंग से मकसद समझ के बनाया करें। मैं कॉम्प्लेक्स से क्यों नहीं बना रहा, आपने ये याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स से क्यों नहीं बनाया मैंने, कॉम्प्लेक्स टर्निंग से क्यों बना रहा हूँ, कॉलम ए से क्यों नहीं बनाए, फलां से क्यों नहीं बनाए। ये चीजें सीखते वक्त आपने याद रखनी है। ये ओके, ये अब यहाँ आ गया, ये एस किया। अब ये ऑब्जेक्ट मैंने ड्रा किया था, ये कॉलम ए से बनाएंगे तो या कॉलम बी से, तो तभी सही बनेगा। अगेन मैं इसको आपको एक्सरसाइज कर देता हूँ इसकी। ये हल्का हल्का स्प्रेड करते रहेंगे, ये एक तरफ नहीं रहना आपने। ये देख, ये शेप आ गई मेरी एस की, ये देख, ठीक हो ना। ये बैलेंस हो गया, और इसको कंट्रोल डी करेंगे, 7 करेंगे, और आप इसको कोई इससे अच्छी ड्रा करना चाहें कर लीजिएगा। ये अच्छा, यहाँ ये आउट नहीं होगा, मैं बाद में सिखाऊँ। अच्छा, ये अब ये देखें, ये ऑब्जेक्ट आ गया और इसको आपने कंट्रोल डी करना है, 7 करना है, और ये आपका ये बुलेट बेशक ऊपर वाला उठा के कॉपी करके ले आए, ये नीचे आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये कॉलम बी से बनेगा। फिर शिफ्ट F6 किया, F6 है कॉलम बी की, F5 किया। F5 से पहले अपर पोर्शन बनाए दोनों साइड का इकट्ठा, ये इसमें ऐसे ये बनाए, एंटर करें और नीचे से ये शेप इसकी बने। अब आप ये इसको फ्लिप करके देखें तो कमाल बन जाएगा। अब देखें, इसमें भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की मैंने अपनी नीड के मुताबिक। तो ये थोड़ी सेंसेस कब आनी है, जब आप इसको रिपीटेडली अगली क्लास तक ईमानदारी के साथ कम अज कम 5 बार रीस्केच करके पंच करेंगे। हर पैरामीटर को बार बार इस्तेमाल करेंगे, लगाएंगे, और ये वीडियो को देखते हुए आप हर स्टेप को फॉलो करेंगे। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आपको नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया ये सेशन लाजमी पसंद आया होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान फैशन एंड टेक्सटाइल की एक मारूफ कंपनी होने के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी एक कलीदी हैसियत का हामिल इदारा है। इस अदारे को नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो, स्किल डेवलपमेंट कौंसिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ट्रेड टेस्टिंग प्रोफेशनल स्किल कौंसिल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अथोराइज ट्रेनिंग पार्टनर होने का एजाज भी हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, नीडल क्राफ्ट का हेड एक ऐसा क्वालिफाइड शख्स है जिसको अपने ट्रेड की थ्योरी से लेकर प्रोडक्शन तक के तमाम मराहिल पर कमाल अबूर हासिल है, और जिसके मुआवनीन भी फैशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक नुमाया मकाम रखते हैं, जिसका मिशन है कि वो ज़ात पात, रंगो नस्ल और मजहबी तासुब से बालातर होकर अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को दुनिया भर में आम करे, क्योंकि इसका ईमान है कि इसकी इस हकीर सी कोशिश से तरबियत पाने वाला एक भी हुनरमंद इसकी मगफरत का एक मेजर सोर्स साबित होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान कोई कंप्यूटर टाइप अदारा नहीं, बल्कि एक मारूफ डिज़ाइन स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस है, और हम अपने ट्रेनी तलबा को स्टेप बाय स्टेप तमाम मराहिल से गुजार कर एक हकीकी प्रोफेशनल बनाने की तरफ गामजन हैं। यही वजह है कि इस अदारे के सर्टिफाइड डिज़ाइनर्स की एक बड़ी तादाद दुनिया भर में, बिलखसूस पाकिस्तान के तमाम फैशन ब्रांड और प्रोडक्शन हाउसेज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रही है। डियर व्यूवर्स, आप भी हमारी इंस्टीट्यूशनल या ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर रब्ता करें, या इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी डिजायर्ड वीडियो के लिए हमारी वीडियो ऑन डिमांड की सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ट्रेनिंग वीडियोस की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बिकॉज आपका ये छोटा सा अमल मेरे मिशन को एक बड़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। You got me running. Shake it, shake it, shake it, baby. Raise your hands up. Raise them up. You got me running.